की आहट से बाजार में घबराहट। निफ्टी अब 200 पॉइंट टूटा, 18,200 के नीचे कर रहा है कारोबार। निफ्टी बैंक में ऊंचाई से भारी बिकवाली, अब 850 अंकों का नुकसान। दिग्गजों के साथ मिड कैप्स की भी पिटाई, 550 पॉइंट का नुकसान। कोविड की चिंता से हेल्थ केयर शेयरों में जोरदार तेजी। वायदा के सभी टॉप गेनर्सों में फार्मा और डायग्नोस्टिक शेयर शामिल। ग्लेनमार्क फार्मा 7, मेट्रोपोलिस 6, डॉक्टर लाल पैथ करीब 5% ऊपर। चीन में बढ़ते कोविड मामले से फुल एक्शन में भारतीय सरकार। दिल्ली में कोरोना पर हुई हाई लेवल की बैठक। स्वास्थ्य सचिव ने कहा अभी नहीं गया है कोविड, सभी रहें एकदम सतर्क। सिटी यूनियन बैंक में 5% की गिरावट। आरबीआई ने बैंक के एनपीए में करीब 259 करोड़ रुपए के डाइवर्जेंस का लगाया था पता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। भारतीय बाजारों में कोविड का डर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफा बिकवाली के ग्रिप में कल ही रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन रिकवरी ज्यादा देर तक टिकी नहीं। 18,400 के ऊपर टिक पाना बेहद मुश्किल साबित हुआ है। और दिक्कत वाली बात आपकी स्क्रीन पर आ गई है कि कल का जो लो था, जो 18,202 का था, उसके नीचे हम दरअसल इस समय कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक शार्प करेक्शन देखने को मिला है निफ्टी में। निफ्टी बैंक भी अगर आप ध्यान दें तो अपने डे हाई से करीब 1000 पॉइंट से ज्यादा का करेक्शन दिखाकर इस समय करीब 750 अंकों की गिरावट पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मिड कैप्स अब तक लगा था कि शायद थोड़े से रेजिलिएंट रहेंगे। 11 बजे मैं यही देख रही थी कि निफ्टी बैंक में कूल ऑफ आया, मिड कैप्स पॉजिटिव टेरिटरी में थे, लेकिन अब क्लियरली वो करेक्शन यहां पर भी कैच अप करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीके पॉल ने इनफैक्ट कोविड की बैठक के बाद बयान दिया है, वो पहले आपको सुनाते हैं। सर, जो लास्ट पॉइंट आप बोल रहे थे पहले चाइना वाला बोल। लास्ट पॉइंट यही है कि एग्जिस्टिंग गाइडलाइन जो मास्क की हैं, जो मैंने कही वही हैं कि मास्क हम क्राउडेड जगह पे हैं, बाहर या अंदर, हमें मास्क पहनना चाहिए। और प्रिकॉशन फॉर दोज हु हैव कोमॉर्बिडिटीज एंड हायर एज, उनको ये प्रिकॉशन और भी लेनी चाहिए। और किसी और से मिलते हैं तो केयरफुल रहिए। देयर इज नो decision with regard to any change in the aviation guidelines as of now. वैक्सीनेशन इम्प्रूव करने के लिए अब क्या आप अपील करेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने वैक्सीन लेनी थी वो लगा ली है, अब लोग खुद भी वैक्सीन लेने के लिए बाहर नहीं आ रहे थे, तो हम अपील कर रहे हैं कि कंपनीज को हम अपील कर रहे हैं कि जिनको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी है वो लगाएं, क्योंकि हम कलेक्टिवली लगाएंगे तो शील्ड देश की बनती है। इंडिविजुअल तो रुकता ही है, बचता ही है। तो ये जब एक गाइडलाइन है और हमारी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है तो हमें उसको अपनाना चाहिए, ये अपील कर रहे हैं। लेनी पड़ेगी इंडिया में, चौथी डोज लेनी पड़ेगी जो डबल वैक्सीनेटेड है ऑलरेडी। सर, साइंस के जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता है, जैसे जैसे पता चलता है इस नई बीमारी के बारे में, उन सब के ऊपर पूरी नजर है और सोच है, और ये नॉलेज जहां हमें लीड करेगा वैसे फैसले होंगे। अभी जो कहा है मैंने, वो जो कहा है आज की डेट में यही मान्य है। इनफैक्ट नॉर्मल लाइफ लीड करिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखिए, सिम्टम आते हैं टेस्टिंग कराइए और प्रिकॉशन डोज लगाइए। इसी में बढ़ के इंटरनेशनल टेस्टिंग में कोई कमी नहीं है, टेस्ट करवाइए, बढ़ाना। इंटरनेशनल हमने तो रिसोर्स अवेलेबल करना है, टेस्टिंग की कैपेसिटी में कोई कमी है ही नहीं। तो आप आगे आइए, टेस्टिंग करिए। क्या भारत अभी जो गाइडलाइन है वो चली हुई है, हमने वो मैंडेटरी टेस्ट हटाया हुआ है। एज ऑफ नाउ देयर इज नो चेंज। उसके बारे में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो लिखा है वो कह चुके हैं, मुझे इसके बारे में। तो कौल साहब की तरफ से वो बड़ा बयान आते हुए कि पहले तो कोविड से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी कोविड प्रोटोकॉल पहले आप फॉलो कर रहे थे
उसके बारे में उन्होंने लोगों को फिर से सतर्क किया है। उन्होंने कहा है थोड़ा सा सावधान रहे, पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं तो प्लीज मास्क पहनिएगा, जो 2 हाथ की दूरी मेंटेन करने की बात थी, उन तमाम चीजों को आपको दरअसल अभी भी अपनाना है, अलर्ट रहने की जरूरत है। चाइना में कई सारे वेरिएंट्स है, वहां पर स्थिति बहुत गंभीर है और उसी को रोकने के लिए यहां पर भारत भी थोड़ा सा सतर्क होता हुआ दिखाई दिया है। जिसने बूस्टर डोज नहीं लगाया है वो फिर से अपील कर रहे हैं बूस्टर डोज लगवा लीजिए, तभी भारत की पूरी शील बनती हुई दिखाई देगी। और दरअसल ये जो बयान आए हैं उसी के बाद हमने देखा है ये जो कोविड की क्राइसिस है या फिर जो कोविड का डर भारत में भी अब दिखने लगा है। जिस तरह से चाइना के बाद जापान, कोरिया, ब्राजील, अमेरिका तक में बहुत सारे केसेस निकलना शुरू हुए, वही आज मार्केट्स को नीचे खींचता हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। और आप इस पर देखिए मार्केट से डे लो, और मार्केट इस वक्त इस दौर के लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में। देखिए मैं अमूमन ऐसी खबरों के चलते जो शायद मानवीय दृष्टिकोण से थोड़े दुखद होते हैं उनके पे अगर आप देखें बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, बट मतलब उसको बाजार से पर्सपेक्टिव से जोड़ के नहीं देखता। लेकिन यस, आज निफ्टी और निफ्टी बैंक की अप्रोच क्या होनी चाहिए 2 बजे इस खबर के मद्देनजर हर्षदा उसको लेके बात कर लेते हैं। पहली बात तो हर्षदा, आज फर्स्ट इंस्टेंस में जरा प्लीज बड़ी बॉल पे इसको दिखाइएगा, निफ्टी ने स्ट्राइक किया था अपने 20 डीमा को लेकिन नहीं पार कर पाया। बड़े कॉल राइटर्स हावी हो गए थे, बाजार सिंक हुआ और मेरा सुबह का लॉजिक यही था, द मोमेंट यू विल ब्रेक 18,340,290 और 271 माफ कीजिएगा, तो आपको एक स्विंग मिलेगा शॉर्ट साइड पे फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ करीब 18,171 और 18,133 ऑन द डाउन साइड। वो भी हुआ। बैंक निफ्टी में 43,000 तक कोई ट्रबल नहीं है, लेकिन याद रखिएगा 43,000 के नीचे ट्रबल ही ट्रबल है। और जब वो स्टेटमेंट्स आ रहे थे हर्षदा, मात्र 3 मिनट के अंदर बैंक निफ्टी ने लगभग 600 पॉइंट्स का डैमेज देखा। तो आई थिंक मैं इसको शायद अब बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से रीड नहीं कर पाऊंगा हर्षदा, क्योंकि ये इतना बड़ा स्विंग ऑलरेडी आ चुका है, इसके बाद क्या करना है। लेकिन यस, मैं निफ्टी मानता हूं कि अगर पिक्चर कुछ देर तक ऐसी और रही, मैं स्पेशली निफ्टी के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं, तो पेन आ सकता है। लेकिन अगर एक बात ये भी है, अब निफ्टी के कॉल पुट के डेटा देखने से ज्यादा कुछ होगा नहीं, ठीक है, थोड़ा पैनिक की स्थिति है। लुक एट टॉप गेनर्स, ग्लेनमार्क, मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल पैथलैब, दीवीज, ग्रेनुअल्स, लुपिन, बायोकॉन, सिप्ला, और जाइडस लाइफ। स्क्रीन आपको अपने आप बोल रही है, आप थोड़े समझदार हैं। अगर शॉर्ट ट्रेड पैसा कमा चुके हैं दैट्स गुड, और नहीं तो एटलीस्ट बेस 1 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 340 का या फिर 271 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, या फिर शॉर्ट पे पैसा बन चुका है तो एक बार के लिए अगर आप देखें एक रीजनेबल स्टॉप लॉस पे बैठिए। आई थिंक हर्षदा अब इतने वाइल्ड स्विंग के बाद ना ऑप्शन डेटा के साथ इंडेक्स को कोरिलेट करना बहुत मुश्किल है। डेटा किसी और रेंज का होगा, हम कहीं और रेंज में। एक्चुअली वीरू पूरी तरह से बाजी पलट गई है, जिस तरह से क्रैक्स देखने को मिले हैं। आपके लिए इनफैक्ट कुछ आप स्टॉक्स लेकर आते हैं स्क्रीन पर, फिर जानकारों की तरफ बढ़ेंगे। एक बार ट्रेंडिंग काउंटर स्क्रीन पर दिखाइएगा, और वो काउंटर जहां पर हमने देखा है जो एक पेंटअप डिमांड वाला ट्रेड बनता दिखाई दिया था, तो वहीं पर लोगों ने पोजीशंस काटना शुरू की हैं। मैं फटाफट देख रही हूँ होटल स्टॉक्स जिस तरह से बिखरे हैं, इनफैक्ट यही प्रेशर आपको दिखाई देने लगेगा एविएशन कंपनियों में। इंडियन होटल एक स्टार परफॉर्मर रहा था, वहां पर 5% तक का क्रैक आ चुका है। कुछ और दबाव वाले काउंटर्स में आप देखिए सिटी यूनियन बैंक, इसके अलग कारण है जो हम सुबह में भी डिस्कस कर रहे थे, 5.5% तक का दबाव। एफएमसीजी में ब्रिटानिया करेक्ट करता हुआ, अदानी एंटरप्राइजेस में करीब 5% तक का करेक्शन देखते ही देखते आ गया है। लेकिन तेजी की तरफ क्या है? तेजी की तरफ वो सभी ट्रेड जो दरअसल कोविड के चलते फायदे में रहेंगे। डिफेंसिव काउंटर्स और आपके लिए फार्मा कंपनियां, तो डीवीज लैब 4.5% ऊपर, वहां ग्लेनमार्क फार्मा में 7.25% का इजाफा देखने को मिला। मेट्रोपोलिस 6.5% ऊपर है। मेट्रोपोलिस ही नहीं, डॉक्टर लाल जैसे ट्रेड्स, आपका विजय डायग्नोस्टिक, सभी ये पूरा पैकेट तेजी में, और अपोलो हॉस्पिटल में भी तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये फिलहाल वो क्लियरली ट्रेड्स हैं जो एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और लग तो रहा है, कोशिश तो हो रही कि 200 को किसी ना किसी तरीके से संभाल लिया जाए। फिर ये 18,200 का कोई सिग्निफिकेंस है क्या? देखिए हर्षदा, आप देखिए जिस तरीके से खबर आई ना, जिस वक्त की खबर आई कोविड वाली, और जिस तरीके से बाजार कोरिलेट कर रहा है, आज कल हो जानती है क्या हर्षदा? एग्जैक्टली वो जो कल शाम को या परसों सुबह हम बात कर रहे थे, वो अनफिनिश्ड बिजनेस 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज खबर आती है तो वो एवरेज छू जाता है। निफ्टी का आज का डे लो एग्जैक्टली जो 18,166 लगा है, याद रखिएगा 18,166 जो आज का डे लगा है,
डे लो है, दैट इज एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आपने जो हर्षता 18,200 का ना, 200 नहीं, 18,166, दैट इज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और याद रखिएगा, अगर ये वॉलेट हुआ किसी सर्कमस्टेंसेस में तो पेन बहुत है। तो अभी इस वक्त शायद लॉन्ग्स के साथ रॉबिन हुड बनने की जरूरत नहीं है। आई थिंक अगर एक बार के लिए शॉर्ट पे पैसा कमा लिया तो भी ठीक है, बट आई थिंक हर्षता हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। और एक और चीज़ याद रखिएगा, सुबह जब हमने डिस्कस की थी मॉर्निंग कॉल में, अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर में अब जाके वो नेट शॉर्ट हो गए हैं बाई 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इंडिसेस। तो हमें शायद अकेले इस बाजार में लॉन्ग खड़े होने की जरूरत नहीं, इस वक्त थोड़ा पेन है सिस्टम में, याद रखिएगा। एफआईआईज नेट शॉर्ट है इंडेक्स में। एफआईआईज की तरफ से देखिए पहले ही बिकवाली आ गई है, अब ये इंस्टीट्यूशनल बिकवाली शायद डोमेस्टिक फ्रंट पर भी गहराती हुई दिखाई देगी। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं, उनसे पूछते हैं आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। आज पैनल में फंडामेंटल्स पर ऑफ कोर्स हम गौरांग शाह से बात करेंगे, लेकिन टेक्निकल कॉल्स के लिए राहुल शर्मा, प्रकाश काबा, राजेश सातपुते, चंदन तापड़िया और मानस जायसवाल तैयार है। ऑफ कोर्स दीपाली नंदा को हम कुछ ही क्षणों में जोड़ेंगे, जो आज बड़ी बैठक हुई है कोविड पर, उसकी क्या हाइलाइट्स थी, किन किन मुद्दों पर चर्चा और किस तरह का प्लान ऑफ एक्शन दरअसल तैयार होता हुआ दिखाई देगा, उसकी भी बात करेंगे। और ऑफ कोर्स मार्केट का एक्शन स्क्रीन पर तो रहेगा। एक राहुल से काम करते हैं, इस बिहेवियर पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। राहुल, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। राहुल, मैं जो बात कर रहा था, दो बातें, तीन बातें इनफैक्ट हैं इस वक्त बाजार की बड़ी। सुबह के एफआईआईज के नेट शॉर्ट आफ्टर अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, एक बड़े अंतराल के बाद निफ्टी का 50 डे को छूना और बैंक निफ्टी का फाइनली अपने 43,000 के 20 डे प्लस ऑप्शन बेस को वॉलेट करना। राहुल, कोविड की इन चिंताओं के बीच में और न्यूज डेवलपमेंट के बीच में आप ट्रेडर्स को सलाह क्या देंगे इस वक्त? जी नमस्कार वीरेंद्र जी और हर्षदा जी। देखिए, सबसे पहले तो ये जो हो रहा है कोविड लेवल पर, ये पहले भी हो चुका है। मार्केट्स ने फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव सारी डाइजेस्ट की है। मेरे हिसाब से अगर शॉर्ट टर्म व्यू ले तो थोड़ा नेगेटिव जरूर है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स ब्रीच हुए निफ्टी, बैंक निफ्टी में, लेकिन मीडियम टर्म आउटलुक चेंज नहीं होता है। अब आपको इसमें एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर करना क्या है? की लेवल जो निफ्टी में, उन पे ध्यान दीजिए। 18,130 का एक अहम सपोर्ट है, दूसरा जो अहम सपोर्ट है वो 17,900 का। ये दो लेवल्स पर ध्यान रखिए। और इस डिप में इनफैक्ट जो सेटअप्स अच्छे हैं, जैसे पीएससी स्टॉक्स, जैसे प्राइवेट बैंक्स, जैसे सीमेंट स्टॉक्स, उनमें आप पोजिशनल बेसिस पर बाय करने की कोशिश करें। मेरे हिसाब से वोलेटिलिटी 2-4 दिन में सेटल हो जाएगी। निफ्टी में लेवल कहां तक आता है, 18,130 से घूमते हैं या नीचे से घूमते हैं, टाइम बताएगा। लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो स्टेटमेंट भी आया है मिनिस्ट्री का, इट इज मोर कॉशनरी देन कोई तरह से डर का माहौल नहीं है। तो मेरे हिसाब से मार्केट्स डेफिनेटली थोड़े नर्वस है, लेकिन मीडियम टर्म आउटलुक जो है, पोजिशनल आउटलुक जो है निफ्टी का, वो पॉजिटिव ही है। बाय ऑन डिप की रणनीति रखिए। मीडियम टर्म आउटलुक पॉजिटिव है। और अभी आप थोड़ा सा अगर आप देखें, बहुत ज़्यादा सतर्क नहीं, मतलब पैनिक की स्थिति में नहीं आए। और आपके अनुसार अगर आप देखें 30 पॉइंट्स डाउन, आई मीन बाय, मेरे ख्याल से आपने 30 पॉइंट का फिल्टर और दिया है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को और 17,900, ये दो इंपॉर्टेंट ट्रैजेक्टरीज आप मानते हैं। निफ्टी फिर स्लिप हो रहा है करीब करीब 18,222, और याद रखिएगा आज का लो एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। मानस, आपने अपने आप को, मतलब अपने ट्रेड्स को, अपने क्लाइंट्स को क्या राय दी है? बहुत दिनों बाद हमें एक ऐसे पैच ने हिट किया है जो टर्बुलेंस को बढ़ा रहा है, जो विक्स को बढ़ा रहा है, जो क्रिटिकल मीडियम टर्म एवरेजेस को टेस्ट कर रहा है। आपने 50 डे में टेस्ट किया आज, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट्स को? देखिए, पिछले 2 हफ्ते से हम लोग कॉशियस हैं। और अगर आपको याद हो तो 2 हफ्ते पहले मैंने वीकली चार्ट पे डार्क क्लाउड पैटर्न की बात की थी। पिछले हफ्ते फ्राइडे को मैंने हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात की थी, उसके नीचे फिसला। और जब कल 2 दिनों में बाउंस बैक देखने को मिला, तो मेरा जो स्टांस था वो कॉशियस ही था। मैंने हमेशा बोला कि 20 डे मूविंग एवरेज जब तक ब्रेक ना हो, 18,500 के ऊपर निफ्टी ना निकले, तब तक आपको अग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाना है। मेरे को इसी बात का डर था कि नॉर्मली हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो पुल बैक में एक बार नेकलाइन फिर से टेस्ट होती है और उसके बाद क्रैक आता है। तो शायद ये वो जो पुल बैक था, अब वो खत्म हो गया है और अब फिर से एक डाउन साइड का मूव आपको देखने को मिल सकता है। उस हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात करें तो मेरा जो टारगेट है वो करीब करीब 17,900 है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि एक वर्स्ट सिचुएशन में 17,700 तक के स्तर भी देखने को मिले। तो अभी भी मेरा व्यू कॉशियस रहेगा, उछाल पे बिकवाली करने की राय रहेगी। मेरा समझना है कि इस बार 50 डे मूविंग एवरेज भी ब्रीच हो जाएंगे और शायद 17,900 के स्तर
आपको निफ्टी में बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। देखिए पॉइंट ये कि बैंक निफ्टी में काफी समय के बाद इस तरह का रिवर्सल देखने को मिला है। अभी तक बैंक निफ्टी ने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच नहीं किया था, लेकिन आज उसने ब्रीच किया है। यहाँ पर आपको करीब 800 से 1000 पॉइंट का करेक्शन और देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो इस इंडेक्स में भी आपको बिल्कुल कॉशियस रहना है। तो उछाल पे बिकवाली करिए, जहां पर वीकनेस दिखे वहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना है और शॉर्ट कॉल लेना है। जी हाँ, देखिए अगर आपने सुबह के व्यू के मुताबिक अगर शॉर्ट पे पैसा बना लिया है दैट्स गुड, नहीं तो शॉर्ट पे एक रीजनेबल स्टॉप लॉस, जिसे कहते हैं एक पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस या फिर एक लॉजिकल स्टॉप लॉस आएगा करीब करीब 271, यानी बेस 1 का सेकंड जोन 271 या फिर करीब करीब 310 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। अगर आपने शॉर्ट पैसा बनाया दैट्स गुड, नहीं तो कम से कम जो 43,000 है या फिर करीब करीब 42,830, 840, 42,900 उस जोन में एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉर दिस क्लोजिंग एटलीस्ट अप्लाई करके रखिए। हर्षदा जी हाँ, तो क्लियरली यहाँ पर आप उन स्टॉप लॉसेस का पालन करें और थोड़ा सा सतर्क रहें। सतर्कता की बात कर ही रहे हैं तो दीपाली नंदा को भी जोड़ लेते हैं। दीपाली ने इनफैक्ट नजर रखी है आज की उस बड़ी बैठक पर। दीपाली, क्या की टेकअवेज निकल कर आए हैं? क्या आपको लग रहा है सरकार एक्शन में आती हुई दिखाई देगी? कोई कड़ा प्रोटोकॉल जो शायद फॉलो करना पड़ सके आगे? जी बिल्कुल, अब जिस तरह से भारत अलर्ट पर आ गया है और सरकार भी एकदम फॉर्म में आती हुई दिखाई दे रही है, एक्शन ये बड़ा लिया गया है कि आज जो उच्च स्तरीय बैठक की गई उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने ये फैसला लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना की स्थिति को देखते हुए हर हफ्ते स्वास्थ्य मंत्री के साथ जो स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी है वो हर हफ्ते रिव्यू मीटिंग करेंगे। इसके अलावा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि भीड़ भाड़ में जब जाएं तो मास्क लगा कर जाएं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये फिलहाल मैंडेटरी नहीं किया गया है, लेकिन राज्यों पर निर्भर करता है। अगर वो चाहे तो अपने स्तर पर इस तरह की जो कदम है उसे मैंडेटरी कर सकते हैं। सर्विलांस को बढ़ाया जाएगा और खास तौर पर टेस्टिंग पर फोकस किया जाएगा। बैठक के बाद वीके पॉल ने जो स्टेटमेंट दी उसके मुताबिक कि अभी जो मौसम चल रहा है उसमें सर्दी जुकाम काफी आम माना जा रहा है, लेकिन अगर ये ज्यादा दिन तक रहता है तो लोगों को ये एडवाइस किया गया है कि वो जाकर टेस्टिंग कराएं। जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतनी ही जल्द पता चल पाएगा कि कोविड कितने पैमाने पर देश में आगे कदम पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और अहम बात उन्होंने कही कि प्रिकॉशन डोज को लेकर अभी भी लोग कोताही कर रहे हैं। अगर प्रिकॉशन डोज या फिर बूस्टर डोज की बात की जाए तो मुश्किल से 27 से 28% पॉपुलेशन ने ही प्रिकॉशन डोज लिया है। तो सरकार की तरफ से एक बार फिर से एडवाइजरी जारी की गई है कि जो लोग अभी बचे हुए हैं वो फौरन जाकर प्रिकॉशन डोज ले। यहाँ पर एक मैं अहम बात बताना चाहूंगी, ये स्टेटमेंट वीके पॉल ने दिया है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स पर किसी तरह की कोई पाबंदी लगाई जाएगी। तो वीके पॉल ने ये कहा है कि अभी फिलहाल इस पर कोई भी विचार विमर्श नहीं किया गया बैठक में, लेकिन हाँ अगर जरूरत पड़ती है तो 2 से 3 दिन बाद फिर से समीक्षा बैठक की जा सकती है और उसके बाद स्थिति को भांपते हुए ऐसा कोई कदम उठाया जा सकता है। तो फिलहाल एयरपोर्ट्स पर जो कोविड स्क्रीनिंग है उसको जरूर बढ़ाया जाएगा और खास तौर पर जो देश है जिसमें अमेरिका, जापान, ब्राजील और चीन जैसे शामिल है। हालांकि चीन की बात की जाए तो स्ट्रेट फ्लाइट नहीं है, लेकिन वाया होकर भी अगर कोई टूरिस्ट भारत आ रहा है तो वहां पर कोविड स्क्रीनिंग कराना जरूरी रखा जाएगा। तो काफी अहम बैठक रही और उसके बाद यही निष्कर्ष निकाला गया कि लोग एक बार फिर से जो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाइजीन का पूरा ध्यान रखें और अगर सर्दी जुकाम ज्यादा दिन तक रहता है तो जाकर टेस्ट जरूर करवाएं। हाल ही में एक एडवाइजरी जो इशू की गई थी कि आप अगर विदेशों से बाहर भारत वापस आ रहे हैं तो आपको वो एयर सुविधा वाला फॉर्म भरना पड़ता था, जो हाल ही में फिर कहा गया कि इसकी जरूरत नहीं है। तो क्या उसको रीइंट्रोड्यूस कराया जाएगा? देखिए फिलहाल यही सब सवाल वीके पॉल से भी पूछे गए, क्योंकि हमने देखा था कि कुछ वक्त पहले जब थोड़ा स्थिति नियंत्रण में दिखाई दे रही थी ओवरऑल दुनिया भर में, तो ये जो ऑप्शन था ये हटा दिया गया था इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए। लेकिन अभी इस तरह का कदम दोबारा उठाया जाएगा ये या नहीं, तो ये काफ़ी कुछ निर्भर करता है अगले 10 से 15 दिनों के हालात को देखते हुए। फिलहाल एविएशन की बात करें तो यहाँ पर भी वीके पॉल की तरफ से कहा गया कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उन्हें लेकर कोई विचार विमर्श
नहीं किया। और जहां तक सुविधा पोर्टल पर सारी जानकारी देने की बात है इंटरनेशनल ट्रैवल्स के लिए, तो इस पर भी कोई चर्चा नहीं की गई। अगले 10 से 15 दिन काफ़ी क्रूशियल रहने वाले हैं अगर हम भारत में कोविड की सिचुएशन के हिसाब से बात करें, और यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय अब हर हफ्ते समीक्षा बैठक करेगा। किस तरह से पूरा सिनेरियो बदल रहा है, भारत पर इसका कितना असर आ रहा है, इसको देखते हुए आगे कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन एक बात साफ कर दी गई है, क्रिसमस का मौका है, नए साल का मौका है, बड़े पैमाने पर पार्टी की जाएगी, लोगों की गैदरिंग होगी, तो ऐसे में सरकार की तरफ से एडवाइजरी दी गई है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन भारत में लोग जरूर करें, ताकि किसी भी तरीके से जो कोविड दूसरे देशों में फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, भारत में फैलने से रोका जा सके। तो ऑफ कोर्स सख्ती आने वाले दिनों में शायद बढ़ती जा सकती है। फिलहाल एक वार्निंग दी जा रही है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। शुक्रिया दीपाली इस अपडेट के लिए। आगे इस पर कुछ और डेवलपमेंट होगी तो दीपाली को आगे हम जोड़ेंगे जरूर, लेकिन क्लियरली मार्केट ने इसी पर रिएक्ट किया है। गौरांग शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग, इस मुद्दे को लेकर देखिए मार्केट में डर फिर से लौटता हुआ और एक शेकआउट देखने को मिला है, कंसिडरिंग हम कल के लोस को भी होल्ड नहीं कर पाए हैं। आप कितना सीरियसली लेंगे या फिर कितना आपको लग रहा है खौफ होना चाहिए इन डेवलपमेंट्स को लेके? धन्यवाद अर्षदा आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो सावधानी बरतना जरूरी है, और इसकी बात जब सारे जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो हटाए गए थे तब भी बात करी थी, और जब भी आवश्यक हो तो आपको मास्क पहनना चाहिए और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना चाहिए। अब परिस्थिति ये है अर्षदा कि ये जो न्यू वेरिएंट को लेकर के खबरें आ रही हैं, उसको लेकर के मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत असमंजस परिस्थिति या थोड़ी बहुत घबराहट आप कह सकते हैं परिस्थिति में आई है, और उसके कारण इस प्रकार से शेयर बाजार भी रिएक्ट कर रहा है। लेकिन ज्यादा लंबे समय नहीं हुआ है जब पहली बार हमने इस महामारी का सामना किया था, और तभी का इतिहास और आज का इतिहास हमारे समक्ष है, और तब भी हम राय दे रहे थे कि अगर गिरावट आती है तो खरीदारी करें। आज भी हम वही बात करेंगे कि अगर इस खबर को लेकर के, महामारी को लेकर के, अनिश्चितता का वातावरण को लेकर के बिकवाली आती है तो धीरे धीरे करके खरीदारी करनी चाहिए सक्षम मजबूत कंपनियों में लंबी अवधि के लिए। अब आगे क्या होता है इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी करना नामुमकिन है अर्षदा, क्योंकि हमें नहीं पता कब, किस जगह और किस परिस्थिति में ये डेवलपमेंट होगी और कितनी हानिकारक होगी, या फिर क्या इस पर नियंत्रण पा सकेंगे। लेकिन थोड़ी बहुत सावधानी रखना तो मेरे ख्याल से आवश्यक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे सरकारी अधिकारियों ने बताया है कि ये चेतावनी है, अभी घबराने जैसी बात नहीं है, यही परिस्थिति हो। चलिए अब कुछ ट्रेड्स ले लेते हैं, काम करते हैं। मोटे तौर पे जो व्यूज़ थे, टेक्निकल व्यूज़ और फंडामेंटल व्यूज़ इन डेवलपमेंट के चलते वो तो हमने समझ लिए। राहुल जी, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त, वो ट्रेड जिसमें आप इस क्लोजिंग में कैपिटलाइज करना चाहेंगे पैसा कमाने के लिए? जी देखिए, जहां तक आईटी इंडेक्स का सवाल, एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है कल के सेशन में। इनफैक्ट पूरी की पूरी जो एक पुल बैक था उसने एक इंपॉर्टेंट फिबोनाची नंबर से एक बाउंस बैक दिखाया। मुझे लगता है आईटी में यहाँ पर मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। तो केपीआईटी टेक का सेटअप सबसे बेहतरीन दिखाई देता है। कैश बेस्ड स्टॉक्स में से केपीआईटी टेक को बाय करने की राय रहेगी। इसे 670 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए, और मुझे लगता है कि तकरीबन 8 से 10 सेशन में आपको तकरीबन 780 रुपीज तक के टारगेट्स ऊपर में आते हुए देख सकते हैं। तो पोजिशनल बेसिस पे केपीआईटी टेक को बाय करने की राय रहेगी। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज है 706, आपका ये बाय कॉल है 706.35 पे। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, मतलब एंटायर आईटी स्पेस में, जिसपे कोई भी डेंट रत्ती भर का अब तक नहीं पड़ा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मानस, आपके 2 कन्विक्शन आइडियाज, या फिर माफ कीजिएगा, एक कन्विक्शन कॉल क्या रहेगा आपका? देखिए, कन्विक्शन आइडिया मारुति पे है और वो एक सेल रिकमेंडेशन है। देखिए, मारुति ने पिछले 3 दिनों में लगातार 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, लेकिन अब स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। तो आई थिंक यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। यहाँ पर बिकवाली करने की राय रहेगी 8440 के स्टॉप लॉस से आपको बिकवाली करनी है। नीचे की तरफ 8150 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं। 8300 का पुट ऑप्शन लीजिए, 84 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है। 49 रुपीज के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करिए, 160 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, तो मारुति में शायद अभी भी बिकवाली की पोजीशंस आप लेकर चलें। 8300
का पुट लेंगे और यहाँ पर क्रैक्स कल से ही आना शुरू हो गए थे। आज भी बिकवाली का दबाव कायम है। गावा साहब, आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? स्टॉक जो मैंने चुना है वो लॉन्ग साइड कोविड फ्रेंडली स्टॉक वो है मेट्रोपोलिस। बहुत अच्छी बाइंग हुई है आज, काफी डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई है। ट्रेड कर रहा है 1371 पर, स्टॉप होगा 1340, फर्स्ट टारगेट 1400, फिर 1430 भी पॉसिबल है आते दिनों में। लगता है ये बॉटमिंग आउट प्रोसेस शुरू हुआ है और कभी कभी प्रोसेस को वक्त लगता है, लेकिन जो जगह अच्छी है बाउंस करने की ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, तो मेरे ख्याल से मेट्रोपोलिस इज अ सेफ बेट। मेट्रोपोलिस सुबह से अगर आप देखें तेज था ये, और मेरे ख्याल से मेट्रोपोलिस आज मानस की कॉल थी, और मैं सुबह भी कह था आपसे जब मानस ने कॉल दी थी कि ये एक बहुत ही बेहतरीन पुल बैक ट्रेड साबित हो सकता है, और वो देखिए क्या सक्सीड हुआ अगर आप देखें ये पुल बैक ट्रेड। मीनवाइल अगर आप तमाम इन स्टॉक्स को देखें, हॉस्पिटल स्टॉक्स को देखें, डायग्नोस्टिक्स स्टॉक्स को देखें, तो अपोलो हॉस्पिटल इस वक्त अब एक स्विंग लेके डे हाई की ट्रजेक्टरी में आकर ट्रेड करने की तैयारी करता है। यस, डे हाई पर अपोलो हॉस्पिटल्स। राजेश सतपुते जी, आपके दो कन्विक्शन, आपका कन्विक्शन कॉल इस वक्त का? गुड आफ्टरनून। देखिए, मेरी नज़र है सिप्ला पे। सिप्ला इज माय बाय कॉल। जो डेटा दिख रहा है, ऑप्शंस डेटा और इवन द टेक्निकल डेटा, दैट बोथ आर सजेस्टिंग दैट यहाँ पे थोड़ी और मोमेंटम बाकी है। 1150 का पहला पड़ाव होगा, यानी टारगेट वन शुड बी 1150, लेकिन चार्ट देख के लगता है कि प्रोबेबली पोजिशनली 1180 तक की जगह है, तो यहाँ पे अच्छे कॉल्स या अच्छा टारगेट निकल रहा है सिप्ला में पोस्ट ब्रेकआउट। तो इट्स अ बाय इन सिप्ला। 1130 पे ट्रेड हो रहा है। 1115 का स्टॉप लॉस रखे, जैसे मैंने कहा 1150 पहला टारगेट और 1180 टारगेट 2 पोजिशनली। 1150 और 1180 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। गौरांग, कोई खास ट्रेड जो आप इस समय लेना चाहेंगे? अर्शिदा, वित्तीय क्षेत्र बैंकिंग में या सरकारी बैंकों में हमें कैनरा बैंक बहुत पसंद आता है, और मेरे ख्याल से ऐसी गिरावट अगर आती है तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि इसका एक खरीदारी का मौका सोच करके आपको खरीदारी करनी चाहिए, और उसी तर्क के आधार पर मुझे लग रहा है ये जो गिरावट हम देख रहे हैं बैंकिंग में, कैनरा बैंक में लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। तो कैनरा बैंक में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली, हालांकि स्टॉक का सुबह में एक तेजी का ट्रेड इसमें दिया भी गया था हमारे जानकारों की तरफ से, लेकिन क्लियरली मार्केट ऊपरी लेवल से काफी कूल ऑफ हो रहा है, तो वो स्टॉक भी अब कूल ऑफ होता हुआ। कुछ स्टॉक्स जो सबसे ज्यादा आज क्रैक दिखा रहे हैं उसकी बात करते हैं। इंडियन होटल्स लेकर आइएगा, ये तो एक डार्लिंग साबित हुआ था इस साल का, और इस साल का चार्ट पहले स्क्रीन पर रखिएगा, क्योंकि ये काउंटर दरअसल अपने 52 वीक हाई को हाल ही में छूकर 350 के आसपास का अब 310 पर दिखाई देने लगा है, और एक तरफा तेजी देखने को मिली है। 12 महीनों में 72% तक का इजाफा, और वेंजेंस से यहाँ पर दरअसल खरीदारी की गई, क्योंकि बिजनेस भी उस लिहाज से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। आज करेक्शन, और ये सबसे लाइकली जो लो हैंगिंग फ्रूट होता है ना कि अच्छा कोविड आ रहा है तो क्या शॉर्ट करें, तो इंडियन होटल, फिर एविएशन स्टॉक्स। मानस, इस मंदी का ट्रेड पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, इंडियन होटल पे मॉर्निंग में हमने बिकवाली की राय दी थी, और उसके टारगेट भी अचीव हो गए, क्योंकि काफी शार्प ट्रैक देखने को मिला, तो 100 मूविंग एवरेज पे उसके टारगेट अचीव हो गए। अब अगर हम बात करें इस लेवल पे, तो मैं करंट लेवल्स पे बिकवाली की राय नहीं देता, लेकिन उछाल मिले तो 114 से 116 वो एक बहुत ही बढ़िया रेंज है, जहां पर आपको इंडियन होटल्स पे बिकवाली करके चलनी है। 321 रुपए के स्टॉप लॉस से आप बिकवाली कर सकते हैं। पैटर्न को देख के लगता है कि फाइनली ये 100 मूविंग एवरेज को भी ब्रीच करेगा और शायद 290 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो उछाल पे 321 के स्टॉप लॉस से आप बिकवाली कर सकते हैं इंडियन होटल्स पे। इंडियन होटल्स आपके जी 321 का स्टॉप लॉस, और इंडियन होटल ही नहीं वीरू, आप बाकी के भी देखिए। ताज जीवी के नेगेटिव जोन में, आपका लेमन ट्री 5.5% के नुकसान पर, EIH, रॉयल ऑर्किड, कामत, ये सब स्टॉक्स की धुलाई होती हुई दिखाई दे रही है। और भारत में इस समय ऑफ कोर्स क्रिसमस का फ्लेवर तो है ही, वेडिंग सीजन भी है, वेडिंग सीजन, न्यू ईयर, तो अब फिर से हम मास्क छुट्टी बना के आगे वैसे। थैंक नहीं प्लीज, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, बट नहीं तो क्या है इसमें, देखिए ये है बस, अब आशीष जब छुट्टी पे जाएंगे वो हमेशा मास्क पहने रहेंगे, और आप किसी शादी में जाओगे तो आपको अपने ट्रूजो के साथ फिर से मास्क मैच कराना पड़ेगा, वो जरूरी है। यही तो है, यही तो घबराहट है बाजार में, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। इट्स 18249। आशीष, आप हमें सुन रहे हैं तो प्लीज एक मास्क का नया पैकेट लेके जाइएगा साथ में, है ना? आप में से किसी का प्लान था कि राहुल जी, राजेश जी, प्रकाश सर, मानस जी, गौरांग जी, बाहर का? थोड़ा मूड को मैं हल्का कर रहा हूँ, देखिए बहुत ट्रेड है भी नहीं स्क्रीन पे इस वक्त, फ्रैंकली स्पीकिंग।
देखिए विदेंद्र जी, जैसे छुट्टी का प्लान बनाते हैं ना, कुछ ना कुछ चाइना से आ जाता है, तो आई थिंक थोड़ा सा एडवांस में चलना पड़ेगा आपकी बार। इसीलिए वीरू और मैंने एडवांस में छुट्टी कर ली, हम न्यू ईयर के चक्कर में फंसे ही नहीं। एक तो न्यू ईयर में सब कुछ होता है काफी महंगा, सर्विसेज काफी लो होती है, और अब ये कोविड का तड़का लग गया। आई थिंक थोड़ा टेक्निकल इशू है। जी गौरांग सर, कोई खास प्लान बना था क्या जिसे रिविजिट करने की जरूरत है? नहीं नहीं हर्षदा, कोई खास प्लान नहीं था। और पिछले कुछ सालों से मैंने जो नोटिस किया है वो है कि बाहर एक तो जाने से भीड़ बहुत होती है, दूसरे दाम काफी ऊपर होते हैं जैसे जिक्र हो रहा था, और तीसरी बात, इस परिस्थिति में मेरे ख्याल से अगर आप कुछ प्रिएम्प्टिव करना भी चाहते थे तो आप अपने विचार को फिर से रिविजिट कीजिए। एंड आई थिंक क्वालिटी टाइम इज बेस्ट स्पेंड एट होम विद फैमिली। वैसे जब आप बाहर ना जाओ तो यही कहते हैं आप, हैं? ऐसी बात नहीं गौरांग जी। Time spent with family, either it's outside or indoors, Outside or also is inside, quality हाँ। only. यस, ठीक है। आई मीन कोविड के टाइम में आपको नहीं जाना चाहिए बाहर, लेकिन ठीक है, बाहर जाना भी अगर आप देखें गलत नहीं है। गौरांग जी, सबका ख्याल रखना पड़ेगा, इंडियन होटल्स का भी ख्याल रखना पड़ेगा, इंडिगो का भी ख्याल रखना पड़ेगा, ताजजीवी का भी ख्याल रखना पड़ेगा, सबका ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसी बात पीवीआर, वीरू पीवीआर, यस पीवीआर देखिए बहुत दिनों बाद एक स्विंग आ रहा था, बट थोड़ा एहतियात बरतिए इस स्टॉक पे प्लीज, अगर आपकी लॉन्ग पोजीशंस हैं। पीवीआर का एक मल्टी मंथ चैनल है जिसका लो है अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप देखें 1627। मानस, क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जिस प्रकार का लिक्विडेशन आज सिंगल बार में हुआ है, ये उसको रिविजिट करें? हो सकता है। और देखिए पीवीआर कोशिश कर रहा था काफी समय से अपने 100 डे मूविंग एवरेज और जो 1850 का एक हडल था उसको ब्रीच करके ऊपर सस्टेन करने के लिए, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि शायद एक बार ये रिविजिट करेगा जो पिछले लो 1650 के आसपास के थे, उसको एक बार रिविजिट कर सकता है। क्योंकि देखिए पॉइंट ये है कि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। जो स्ट्रक्चर था हायर टॉप्स हायर बॉटम्स पे डेली चार्ट पे, वो कहीं ना कहीं लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड बना है। तो आई थिंक कॉशियस रहिए, उछाल पे आप बिकवाली भी कर सकते हैं, और कभी उछाल मिले और आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो वहां पर निकलने की कोशिश करें। तो बेसिकली पीवीआर में पोजीशन अपनी लिक्विडेट करें या फिर शॉर्ट का ट्रेड ले। वैसे पीवीआर पर एक टारगेट हिट की मुहर लगा दीजिएगा, क्योंकि आज सुबह में सचिदन उत्तेकर ने ये ट्रेड दिया था पीवीआर का, और वहां पर इनका टारगेट था मेरे ख्याल में 1765, वो अचीव हुआ। इनफैक्ट उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि इन्होंने दरअसल कुछ पुट सुझाए थे अपने क्लाइंट्स को, और वहां पर वो टारगेट हिट अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक आपके सामने 1745 पर ट्रेड करता हुआ। अच्छा, एमटार टेक्नोलॉजी स्क्रीन पर है, ये भी स्टॉक करेक्ट हो गया है, लेकिन अभी अभी वो डेवलपमेंट आई कि जो बोर्ड बैठक हुई है उसमें अप्रूवल मिल गया है कि ये स्मॉल स्केल सैटेलाइट दरअसल उस पर काम शुरू करते हुए दिखाई देंगे। लेकर आइएगा प्लीज वो पूरे डिटेल्स अभी अभी जो फ्लैश हुए हैं। बोर्ड बैठक में इन स्पेस के साथ करार को भी मंजूरी मिल गई है, और SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए जो करार किया था, इस प्रोजेक्ट की डिजाइन और डेवलपमेंट का करार इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दिया था। बोर्ड ने उस पर अप्रूवल दे दिया है। एमटार में हमने देखा हाल फिलहाल में इंटरेस्ट बना था। वैसे भी ये स्पेस टेक कंपनियों में बड़ा पैसा जा भी रहा है। मैं स्पेशली जो स्टार्टअप स्पेस ट्रैक करती हूँ गौरांग सर, बहुत बड़ी अचीवमेंट्स देखने को मिली है। 2 भारतीय कंपनियों ने इसरो के साथ मिलकर सैटेलाइट हाल में लॉन्च की, और इससे पहले स्पेसएक्स के साथ सैटेलाइट्स लॉन्च हो चुकी हैं। अब भारतीय निवेशकों को ये स्पेस टेक कंपनियों में निवेश के मौके दिख रहे हैं। एमटार में, आपकी दूसरी कंपनियों में जो स्पेस में उतरी हैं, आपकी क्या राय रहेगी? ये तो SSLV की लॉन्च की अप्रूवल मिल गई है बोर्ड से, डिजाइन डेवलप दोनों करेंगे, और ऑफ कोर्स इन स्पेस के साथ जो करार किया है उसको भी बोर्ड ने अप्रूवल दिया है। हर्षदा, इस कंपनी को काफी बारीकी के साथ मैं ट्रैक करता हूं, और मुझे स्पष्ट रूप से याद है इसका जब IPO आया था तब हमारी कंपनी जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से IPO में सब्सक्राइब यानी कि निवेश करने की राय दी थी लंबी अवधि के लिए। और ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसकी मेरे ख्याल से आप तुलना बाकी कोई लिस्टेड एंटिटी से नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो कामकाज है वो ना तो सिर्फ सैटेलाइट से है या डिफेंस है, लेकिन न्यूक्लियर साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा कारोबार है इनका, और डिफेंस से भी इनका कारोबार जुड़ा हुआ है। खाली एक ही चीज है कि वॉल्यूम्स को लेकर के यहाँ पर ज्यादा वॉल्यूम्स होते नहीं है, तो मैं छोटी या मध्यम अवधि के लिए तो सक्षम नहीं हूँ टिप्पणी करने के लिए, लेकिन लंबी अवधि के लिए मेरे ख्याल से ये एक बेहतरीन कंपनी है। अगर आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए
किसी ऐसी कंपनी में निवेश करना है जो एक बहुत ही इनोवेटिव और रीइन्वेंटेड टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। तो एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली एमटार में नेशनल लेवल से थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है। गावा साहब, कोई ट्रेड है क्या एमटार में किसी खास लेवल पर 1600 के आसपास? एक्चुअली नहीं, मैं कहूंगा नहीं, सपोर्ट जोन के आसपास है एमटार, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन बाइंग सिग्नल अब तक नहीं है, अब तक सेल जोन पर है, रिएक्टिव मोड पर है, तो आई थिंक स्किप करना चाहिए। तो बाय सिग्नल किस स्तर पर आएगा? 1675 के ऊपर, जब तक 1675 पार नहीं करता तब तक थोड़ा डाउटफुल है एमटार। अच्छा, तो बहुत दूर है वैसे 1675 का लेवल, दूर। जब वो पार करेगा तभी खरीदारी करेंगे। अच्छा, सुबह में हमने बात की थी डीवीज लैब की, और डीवीज लैब आज चला है। आशीष चतुर्मोता ने स्पेसिफिकली कहा था 3450 के ऊपर मौका मिलेगा, 3500 के लेवल्स आ चुके हैं, तो क्लियरली वो सिग्नल आया था खरीदारी का। मानस, खरीदना चाहिए अभी भी डीवीज 3510 स्क्रीन पे? बिल्कुल खरीदना चाहिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल जो कि 50 डे मूविंग एवरेज था वो ब्रीच हुए हैं, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। और ध्यान रखिए जहां पर बॉटम बना है 3225 3200 की रेंज में, उसी जगह पर 200 वीक मूविंग एवरेज आता था। तो मेरा समझना है कि शायद एक और मूव देखने को मिलेगा जिसमें शायद 3675 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी डीवीज लैब में। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो एक पोजीशन ट्रेड लीजिए, 3420 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 2700 2750 के टारगेट सेट करिए। पर एक क्लियरली अपॉर्चुनिटी। अच्छा, राजेश पालविया ने भी दरअसल 12 बजे ट्रेड सुझाया था, वो कॉल जो दिया था आपको उसका टारगेट अचीव होता हुआ ये देखिए, करीब 3500 का आपको बोला था कॉल लेकर चले। इनका 55 पहला टारगेट था, 56 पर ट्रेड करा, दूसरे टारगेट का भी इंतजार होगा जो 60 का है। तो डीवीज लैब फाइनली उठा, लेकिन उठा तो किन खबरों पर कि कोविड वापस लौट रहा है, उन्हीं खबरों पर। चलिए, इस बीच मैं आपको जरा बता दूं चार का चौका का क्रम क्या होगा। आज हमारे साथ 4 मेहमान होंगे इन 4 स्टॉक्स को बताने के लिए। राहुल शर्मा जी के सौजन्य से आएगा सस्ता ऑप्शन, और बताएंगे वो एग्जैक्टली, अगर आप देखें ऑप्शंस में आपको क्या अप्रोच करना है। आज एफएनओ सुपरस्टार राजेश सतपुते जी 4 का चमत्कार मानस जी के सौजन्य से आएगा, और गौरांग शाह बताएंगे आज का आपको मिड कैप फंडा। बस 1-2 स्टॉक्स और स्कैन कर लेते हैं। थोड़ा निफ्टी का डैमेज कंट्रोल हुआ है, दरअसल एग्जैक्टली 1.55 से लेकर 2.5 के बीच में जो प्राइस डैमेज हुआ था, वो जब स्टेटमेंट आ रहे थे हेल्थ मिनिस्टर के, उसके बाद वो प्राइस डैमेज सीवियर था। और जो लेवल्स होते हैं ना, एवरेजेस याद रखिएगा, टेक्निकल्स की एक खूबी होती है, जो बार बार एक टर्म का इस्तेमाल हो रहा था, अनफिनिश्ड बिजनेस अनफिनिश्ड बिजनेस अनफिनिश्ड बिजनेस। उस 50 डे तक निफ्टी को लाने के लिए फोर्सेज अपने आप आ गई और आ गया निफ्टी, और एग्जैक्टली वो एक जो टारगेट था वो पूरा हो गया। पर याद रखिएगा, अब जो चीज़ खराब हो गई है वो ये हो गई है कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स जो कि इस पूरे, अगर आप देखें, बुल रन को लीड कर रहा था, निफ्टी बैंक, वो अब एक बहुत ही, अगर आप देखें, खराब कैंडल के साथ इन ए सिंगल सेशन 10 और 20 डेमा के नीचे आ गया है। अमूमन अगर आप देखें ये एक अच्छा सेटअप नहीं है। चलिए अब शुरुआत करते हैं श्रृंखला आज के 4 का चौका के ट्रेड्स की। राहुल शर्मा आज का सस्ता ऑप्शन देंगे। राहुल जी बताइए क्या पिक करते हैं? जी वीरेंद्र जी, देखिए बैंक निफ्टी में थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल यहाँ पर लेना चाहूंगा मैं, क्योंकि ओवरऑल बैंक निफ्टी आज के सेशन के पहले तक काफी स्ट्रॉन्ग रहा था। मुझे लगता है एक बाउंस बैक यहाँ से आएगा, बिकॉज 42,900 का सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है पूरे बैंक निफ्टी के सेटअप में। तो 44,000 के जो कॉल ऑप्शंस है मंथली एक्सपायरी वाले ने, 29 दिसंबर के एक्सपायरी वाले तकरीबन 90 रुपए पे ट्रेड कर रहे हैं। इसे एक छोटा स्टॉप लॉस लगाइए, 60 का 30 पॉइंट की रिस्क है, और मुझे लगता है कि 150 से लेकर 200 पॉइंट तक के टारगेट्स इस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। क्लियरली एक बाउंस बैक कॉन्ट्रा ट्रेड है, मुझे लगता है ये ऑप्शन बाय करके चलना चाहिए। मंथली एक्सपायरी वाला 44,000। ओके, मंथली एक्सपायरी वाला 44,000 का कॉल 91 पे ट्रेड कर रहा है। ओके, ठीक है, 91-90 पे ट्रेड करता हुआ ये ऑप्शन इंडेक्स पे है, याद रखिएगा, नॉट एग्जैक्टली स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन, मतलब स्टॉक ऑप्शन नहीं है। चलिए, 44,000 की कॉल, राहुल शर्मा जी का ट्रेड पूरा हो गया। राजेश सतपुते जी, आपका आज का एफएनओ सुपरस्टार। वीरेंद्र जी देखिए, नजर फार्मा पे है, जायडस, इनफैक्ट सुबह भी एक बार बात हुई थी इस पे मेरी, तो जायडस को ही मैं कंटिन्यू रखूंगा। देखिए 424 के आसपास है फिलहाल, फ्यूचर में है। इसका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो रहेगा 440 का, 435 440 ये इसका ट्रेडिंग टारगेट होगा। सो 420 के ऊपर जायडस का फ्रेश ब्रेकआउट है, तो इट्स अ बाय इन जायडस। स्टॉप लॉस होगा 416, 416 का स्टॉप लॉस रखे, टारगेट सेट करे। नेक्स्ट टारगेट जैसे मैंने कहा 435 440। 435 440 के लिए एक अपॉर्चुनिटी जायडस में लेकर चले। ये फिलहाल एक बाय साइड का ट्रेड जो एफएनओ के सुपरस्टार के तौर पर सामने निकल कर आ रहा है आपके लिए, ये है
राजेश की पिक। अब मानस, चार्ट का चमत्कार। देखिए पीएफसी पे ध्यान देना चाहिए। देखिए पीएफसी ने कंफर्मेशन दिया है लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का, अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे पीएफसी फिसला है। आई थिंक यहाँ पर भी एक बिकवाली करने का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉसेस आपके 141 के रहेंगे और नीचे की तरफ 132 तक के टारगेट आपको पीएफसी में देखने को मिल सकते हैं। 132 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं पीएफसी में। ये एक सेल साइड का ट्रेड सामने निकल कर आया। गौरांग साहब, आपका मिड कैप फंडा क्या रहेगा? तो एनबीएफसीज या फिर माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में एक कंपनी है जिसका जिक्र मेरे ख्याल से या चर्चा बहुत नहीं होती है, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। पिछली बार ही जब नजर पड़ी थी तो 910 915 के आसपास कामकाज कर रहा था ये, और हमें लग रहा है कि ये एक अच्छा विकल्प है। जिस तरीके से जो कारोबार है इनका, वो जैसे जैसे रूरल एंड सेमी अर्बन इंडिया में फैला हुआ है, ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों में, शहरों में भी इनका कामकाज है, तो हमें लग रहा है कि इस स्तर पर एक अच्छा निवेश लायक अगर रणनीति बनानी है तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण हमें अच्छा लगता है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण पर आप देखें, आपका आउटलुक है ये है आज का। अगर आप देखें आपका मिड कैप फंड 913 पे ट्रेड करता हुआ 913 रुपये 75 पैसे। ओके, तो 4 प्रकार के ट्रेड्स हुए यहाँ पर। आइए देखते हैं कि करके वो ट्रेड्स कहाँ से आए। सस्ता ऑप्शन इंडेक्स पे एक कॉन्ट्रा कॉल थी। बैंक निफ्टी 450 अंक नीचे, लेकिन राहुल जी कह रहे हैं एप्पल बैक टुवर्ड्स हायर साइड 44,000 लुक्स पॉसिबल। यहाँ पे 44,000 का मंथली कॉन्ट्रैक्ट का कॉल 91 रुपये 90 पैसे पर उन्होंने कहा था लेने के लिए। 94 ऑलरेडी हो चुका है, टारगेट 150 200 का लक्ष्य। और उसके बाद राजेश सतपुते जी का ट्रेड आया, और वो थोड़ा सा अगर आप देखें आज की इस थीम पे फोकस कर रहे हैं, फार्मा पे। जायरस 440 का लक्ष्य 424 पे ट्रेड करता हुआ 416 का स्टॉप लॉस है। फिर ट्रेड आज आया मानस जायसवाल जी का, चार्ट का चमत्कार, जिसमें पीएफसी फ्यूचर्स को वो सेल करने की राय दे रहे हैं, राय दे रहे हैं, वकालत कर रहे हैं। 132 का लक्ष्य है, 138 पे अगर आप देखें ट्रेड करता हुआ 138.50 पे। और क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण अगर आप देखें यहाँ पर गौरांग शाह सर ने यहाँ पे रिकमेंड किया। निफ्टी 270 डैमेज कंट्रोल हुआ है और थोड़ा सा, और थोड़ी वो पैनिक की स्थिति जो थी वो थोड़ी सी कम हुई है। वो स्टेटमेंट के बाद अगर आप देखें थोड़ी पैनिक की स्थिति आई थी। चंदन तापड़िया मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आज बाजार ने अपने बिहेवियर को थोड़ा चेंज तो कर लिया है। आई थिंक थोड़ा सा अगर आप देखें कोविड और कोविड फियर से अलाइंड हो रहा है ये मार्केट, उससे अपने तालमेल बिठाने की कोशिश करता हुआ। पोजिशनिंग भी नो डाउट हो रही है चंदन, इसमें कोई राय नहीं है। आप भले ही कितना कुछ कहें, लेकिन एफआईज ने अपने आप को, अपनी लॉन्ग्स को पूरी तरीके से ट्रिम करके नेट शॉर्ट चले गए हैं 1900 कॉन्ट्रैक्ट से। अब आज का क्या है मेरे को नहीं मालूम, बट पोजिशनिंग तो है। आई थिंक जो भी कुछ हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, उसको देखते हुए आपका व्यू इंडस्ट्रीज पे इस वक्त पहले। जी नमस्कार वीरू। देखिए बिल्कुल आपने जैसा कि एफआईज के बारे में बात की है, तो एफआईज ना लगभग 2 वीक पहले उनका लॉन्ग शॉर्ट रेशियो था वो 75% था, अभी लगभग 50% के नीचे आ चुका है। तो उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन को ट्रिम किया है, थोड़े से शॉर्ट्स बनाए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बाजार में थोड़ा सा फियर है, जिस हिसाब से चाइना और अदर कंट्रीज में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, और इंडिया विक्स क्लियरली वो फियर इंडिकेट कर रहा है। काफी दिनों के बाद में इंडिया विक्स में 9-10% का सर्ज हुआ है, और पिछले लगभग 12-13 वीक के बाद में इंडिया विक्स में लोअर टॉप लोअर बॉटम के निगेट हुआ है वीकली चार्ट पे। तो कहीं ना कहीं विक्स में जो स्पाइक हुआ वो इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा सा बाजार में कंसर्न रहेगा। हालांकि नीचे के लेवल से उछाल भी अच्छे आते हैं, बट अल्टीमेटली ऊपर में बाउंस नहीं टिक पा रहे। तो यहाँ पे 18,442 में एक इंपॉर्टेंट लेवल को देखूंगा, उसके ऊपर बाजार टिकता है तभी यहाँ पे पॉजिटिव बायस रखेंगे, अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस या फिर हल्का सा हेजिंग साइड की तरफ वर्क करेंगे। हालांकि आज का जो लो है वो इंपॉर्टेंट है, वो एक्जैक्टली 50 डे में है, बट कंसर्न ये है कि पिछले 4 दिनों से मसक्कत कर रहे हैं बाजार 18,442। तो या तो मैं नो ट्रेडिंग सजेस्ट करूंगा या पुट बाय सजेस्ट करूंगा। लोग तभी यहाँ पे सजेस्ट करता हूं जब 18,442 के ऊपर इंडेक्स निकल के होल्ड करे। यदि वो निकलता है तो मेरे हिसाब से फिर बाजार की सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी और बाजार को लेवल से प्ले करना चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी 2 वीक से थोड़ा सा परेशान है, ऊपर के लेवल पे टिक नहीं पा रहा। इवन आज के दिन बेरिश एनगल्फिंग बन रहा है, तो यहाँ पे भी लगभग 43,300 एक हर्डल है। तो दोनों ही इंडाइसिस में बाउंस बन रहे हैं, बट ऊपर में हर्डल है, इसके लिए यहाँ पे बाजार ऊपर में टिक नहीं पा रहा है। स्टॉक और सेक्टर वाइज देखें तो मैं बाजार की थीम के साथ ही चलूंगा। देखें काफी दिनों के बाद में फार्मा और हॉस्पिटल रिलेटेड काउंटर चले, तो अपोलो हॉस्पिटल पे यहाँ पे पॉजिटिव बायस रहेगा। पिछले 7-8 दिनों के लोअर टॉप लोअर बॉटम के बाद में की मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया, शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनी है, क्योंकि सारे फार्मा
और हॉस्पिटल काउंटर में बड़े शॉर्ट्स बने हैं। तो अपोलो हॉस्पिटल पे हम इस वजह से खरीदारी रखेंगे। हमारा मानना है कि इस फार्मा की थीम में ये काउंटर मौजूदा लेवल से 2 से 5% की रैली दिखाएगा, तो लगभग 4670 का सपोर्ट रहेगा। ऊपर में 4900 से लेके 4950 तक के टारगेट अपोलो हॉस्पिटल में बनने चाहिए। अपोलो हॉस्पिटल में 4970 के टारगेट्स के लिए एक मौका है। इनफैक्ट ये टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में एक बार फिर आना शुरू हुआ है। इनफैक्ट कुछ फार्मा कंपनियों को आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर रखते हैं। एक तो सिप्ला, मुझे याद है ये सातपुते साहब का ट्रेड था, 1150 का टारगेट 1124 के आसपास खड़ा है। डॉक्टर रेड्डीज 1% ऊपर ट्रेड में, और साथ ही कुछ मिड कैप फार्मा में आप देखिएगा, ग्लेनमार्क जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे, आपका ग्रैन्यूल्स, आपका इप्का लैब, ये सब भी हरकत में आते दिखाई दे रहे हैं। लॉरिस लैब में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। मानस, इनमें से कोई ट्रेड जो आपको चार्टिकली पसंद आ रहा है, फार्मा में कुछ अट्रैक्ट किया है अदर देन ऑफ कोर्स द डायग्नोस्टिक प्लेस? देखिए सिप्ला पे बिल्कुल आई थिंक एक आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सिप्ला के पैटर्न पॉजिटिव लग रहे हैं। स्टॉक निफ्टी 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, और सबसे पॉइंट ये कि जो हर्डल था 1110 के आसपास का, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। तो अगर फार्मा में कहीं पर खरीदारी करनी है तो बिल्कुल सिप्ला पे खरीदारी की जा सकती है। 1109 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, और एक ट्रेडिंग कॉल अगर आप ले रहे हैं तो 1150 के टारगेट सेट करने हैं। तो सिप्ला में एक मौका, और वहां पर अच्छी खासी तेजी दरअसल पिछले आधे घंटे में उभर कर आ रही है। ग्रैन्यूल्स, इप्का, लॉरिस, इसमें से कुछ आपको दिख रहा है क्या अट्रैक्टिव, चंदन? बिल्कुल, देखिए सारे के सारे फार्मा काउंटर आज पॉजिटिव मूव दिखा रहे हैं जिस हिसाब से कंडीशंस बन रही है। सबसे पहले आप निफ्टी फार्मा भी देखें तो 2 दिन के वहां पे डोजी कैंडल बने थे, और उसके बाद में आज एक परफेक्ट बुलिश कैंडल के साथ निफ्टी फार्मा 2% ऊपर है, लास्ट वीक के हाई पे चल रहा है। तो यहाँ पे आपने डिविस लोग तो मैं ऑलरेडी रिकमेंडेशन दे चुका हूँ, और डिविस के मैं लेवल्स भी यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगा। डिविस हमारा लगभग 4900 4950 के टारगेट है, 4680 का स्टॉप लॉस है। आपने दूसरे काउंटर की बात की, डिविस, ग्रेनुअल्स, तो डिविस बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव मूव दिख रहा है। मेनली यहाँ पे ध्यान रखें, मैं शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर के लिए प्ले कर रहा हूँ। काफी बड़े शॉर्ट्स थे, वो शॉर्ट कवर होते हुए नजर आए, ओपन इंटरेस्ट घटे, स्टॉक चल चुका है, बट अभी भी मूवमेंट बन सकता है। लगभग 3440 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 3620 तक के टारगेट बनेंगे। आपने ग्रेनुअल्स की बात की, ग्रेनुअल्स है वो एक बिटन डाउन नेम है, याद रखें सारे फार्मा बिटन डाउन है, वहां पे लोअर टॉप लोअर बॉटम का निगेशन हो रहा है, इसके लिए वहां पे रिकवरी आ रही है, जो भी सेंटीमेंट बन रहा है। तो इनको प्ले करें तो फटाफट 1-2 दिन के लिए प्ले करके निकल जाइए। ग्रेनुअल्स की बात करें तो लगभग 329 का सपोर्ट है, ऊपर में एक बार के लिए 347 350 तक के लेवल बाउंस हो सकते हैं। ओके, तो ये ग्रैन्यूल्स में भी एक अपॉर्चुनिटी 350 तक के स्तरों की। अच्छा, ये कैश मार्केट वाला ट्रेड है जो पूरी तरह से कोविड थीम में बैठा है और अच्छे पैसे भी कमा कर दे चुका है, वो है IOL केमिकल्स। केमिकल स्पेस में है, API प्रोडक्ट्स बनाती है, और उनके प्रोमिनेंट API प्रोडक्ट में एक तो पैरासिटामोल है, दूसरा आइबुप्रोफेन है, और इन दो दरअसल चीज़ों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा आपको याद होगा वो 2020 और 21 के साल में हुआ ज़रूर है। गौरांग, अब नियरली 18% का स्पाइक आ चुका है, आप पाइल अप करेंगे क्या इन ट्रेड्स पर इस समय? जी नहीं हर्षदा, पहले तो कवरेज नहीं है, और कोई भी स्टॉक मेरे ख्याल से इतना ऊपर जाता है तो थोड़ा बहुत इंतजार करना चाहिए अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की नई खरीदारी करनी है। तेजी ना करे, लेकिन इसका इस साल का चार्ट एक बार स्क्रीन पर लेकर आए। गौरांग ने तो फंडामेंटल राय दे दी है कि पैनिक में खरीदारी नहीं करनी चाहिए, पैनिक में बाइंग नहीं करनी चाहिए, और आज वही पैनिक बाइंग हुई है IOL केमिकल में कि भारत में अचानक वो तेजी हो जाएगी। वैसे आइबुप्रोफेन या फिर जो दूसरे API के दाम है, अगर आपने हाल फिलहाल में एक TOI की रिपोर्ट पढ़ी होगी, उसमें साफ दिख रहा था कि चाइना से जो API का सप्लाई है वो भारत में कम होता दिखाई दे रहा है, और प्राइसेस 15 से 25% बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो IOL केमिकल जो भारत में ही APIs मैन्युफैक्चर करता है, उनके लिए वैसे भी फंडामेंटल्स कुछ मजबूत होते दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वो बात एक तरफ है। अब 3 महीनों में 11%, इस साल दिखाइएगा इसने क्या किया, और पिछले इससे थोड़ा लंबा आपको चार्ट अगर नजर आए डायरेक्टर साहब, वो भी स्क्रीन पर लेकर आइएगा। इसमें एक बहुत तगड़ा स्पाइक देखने को मिला था कोविड के दौरान, और फिर एक तरफा मुनाफा वसूली भी देखी गई। गाबा साहब, IOL केमिकल्स प्योरली एक चार्ट के बेसिस पर आज ये 16% का स्पाइक आया तो स्टॉक लाइमलाइट में आया, वरना इसकी कोई बात वैसे कर नहीं रहा था। 405 पर ये जो स्तर आ चुके हैं, अब आगे चार्ट में कुछ दिख रहा है क्या, चलेगा, टिकेगा? जी हाँ, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हमने 1 बजे के शो में भी डिस्कस किया था ये स्टॉक 900 का हमने हाई जोन देखा है,
और करीब करीब वहां के आसपास और 300 के आसपास, 350 के आसपास रिसेंट लो देखा है। कुछ 8-10 महीनों से ज्यादा गिरावट नजर नहीं आती। इनफैक्ट यहाँ पर सपोर्ट जोन है, एग्रेसिव बाय है, खरीद सकते हैं। इसका नियर टर्म टारगेट अब ट्रेड कर रहा है करीब 405 में, नियर टर्म टारगेट करीब 500 का है। दिक्कत है स्टॉप लॉस की, बहुत डीप है, इसलिए मैंने दोपहर मैंने रेकमेंड किया था थोड़ा क्वांटिटी ले लेते हैं। अगर लोअर लेवल आते हैं तो ऐड कर सकते हैं, नहीं आते तो कोई बात नहीं। 500 दिखाई दे रहा है, रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन यस अप मूव है और 500 to 550 भी पॉसिबल है, लेकिन पहला टारगेट 500 रहेगा आईओएल केमिकल्स। केमिकल्स थोड़ा सा ट्रेड का मौका दिख रहा है। अच्छा, बाय द वे अब 12% ऊपर थायरोकेयर, और थायरोकेयर लास्ट मूवर था आज जब हम सुबह में डायग्नोस्टिक कंपनियों की बात कर रहे थे। मेट्रोपोलिस ने इनफैक्ट फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग की थी, करीब 7% तक के इजाफे के साथ ट्रेड कर रहा है। 5-5.5% का इजाफा यहाँ पर भी देखने को मिला है डॉक्टर लाल में, और थायरोकेयर अब फटा है करीब 12% ऊपर। मानस, कंसिडरिंग आपने मेट्रोपोलिस सबसे पहले ट्रैक किया था और डॉक्टर लाल के चार्ट को लेकर आप सुबह में तो इम्प्रेस नहीं थे, लेकिन जो फॉलो थ्रू देखने को मिला आज तेजी डॉक्टर लाल में एंड स्पेशली अब थायरोकेयर के मूव के बाद, क्या यहाँ पर मौका है? देखिए, थायरोकेयर में डेफिनेटली मौका है। थायरोकेयर में एक शार्प रिकवरी हमने मेरे ख्याल से पिछले करीब आधे एक घंटे में देखी है, लेकिन इस रिकवरी में 100 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुए हैं। आई थिंक यहाँ पर अभी और रैली देखने को मिल सकती है, 720 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन करंट लेवल्स पे नहीं। गिरावट अगर देखने को मिले तो 670 के आसपास खरीदारी करनी है, 644 के स्टॉप लॉस से 720 के टारगेट के लिए। और जहां तक बात लाल पैथलैब की है, मैं थोड़ा 2440 के ऊपर लाल पैथलैब में खरीदारी करेंगे, और उस केस में स्टॉप लॉसेस 2400 के रहेंगे, टारगेट 2550 के रहेंगे। 2440 के आसपास तेजी करनी है, 2434 के लेवल्स डॉक्टर लाल के। लेकिन हाँ, थायरोकेयर में पिछले आधे घंटे में 9% का स्पाइक आया है, तो अगर उसका आपके पास वो बार वाला ग्राफ हो वो दिखाइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब। 13% की तेजी हर टिक के साथ यहाँ पर दरअसल पोजीशंस और माउंट होती हुई दिखाई दे रही हैं, और ये फिलहाल है वो स्टॉक जो आउट परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, थोड़ा सा गियर शिफ्ट करके बैंक निफ्टी पर आते हैं। निफ्टी बैंक जो 700 पॉइंट के नुकसान पर था, अब वहां पर मोमेंटम आ गया। ये आज का आप देख रहे हैं बार्स किस तरह से तेजी की, हरी कैंडल्स बनी है थायरोकेयर में, जो सिग्निफिकेंस दिखा रहा है कि खरीदारी हुई है स्पेशली इन द लास्ट हाफ आवर ऑफ ट्रेड। अब निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर ये गया था 700 पॉइंट नीचे, अब सिर्फ 485 अंकों की गिरावट है, तो डे लो से थोड़ी सी इसने अपनी चाल को सुधारा है। अब कैनरा बैंक एक बाय कॉल आया, आप यूको बैंक देखिए, वहां पर अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी। हाउएवर कैनरा अभी भी नेगेटिव टेरिटरी में है, लेकिन यूको में 3% से ज्यादा का इजाफा और तगड़ा वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला। आईओबी जैसा काउंटर भी आज थोड़ी सी हरकत दिखा रहा है। ये जो मिड कैप सरकारी बैंक है उनमें कुछ पोटेंशियल मार्केट ढूंढने की कोशिश कर रहा है। चंदन, इनमें से कुछ जो आपको भा रहा है, कहीं पर तेजी का ट्रेड लेना बनता है या अवॉइड करें? देखिए, पिछले कुछ दिनों में इन सारे मिड कैप बैंक्स में अच्छा मूवमेंट था, स्पेशली चाहे यूको की बात करें, यूनियन बैंक की बात करें। और अच्छी बात यह है कि बाजार में ऊपर के लेवल से गिरावट के बावजूद भी यहाँ पे कोई बड़ा डेंट हुआ नहीं है, तो इसके लिए मेरा मानना है कि ये जो डिप आती है उसमें खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि यूको बैंक ओवरऑल देखें काफी अच्छे सेटअप यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में देखने को मिले। तो मेरे हिसाब से अभी लगभग 32 चल रहा है, 30 से 32 या 30 से 31 के बीच में एक्यूमुलेट करें। 27 का सपोर्ट है और 36 तक के बड़े टारगेट यहाँ पे बनाना चाहिए। तो आई थिंक ये जो डिक्लाइन हो रहा है रिसेंट, उस डिक्लाइन में इसको ग्रेप किया जा सकता है। मौजूदा लेवल से डिप में खरीदे तो 36 रुपए तक के टारगेट यूको बैंक बनने चाहिए। उसी तरह आप दूसरे काउंटर की तरफ नजर डालें तो यूनियन बैंक में भी यहाँ पे 4-5 दिनों में डिक्लाइन है, उसको थोड़ा और करेक्ट होने चाहिए। 75-76 के आसपास आता है तब यूनियन बैंक सलाह करेंगे। तो यूको बाय ऑन डिप है, यूनियन बैंक के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बाजार की स्टेबिलिटी के लिए। ये यूको में तेजी और यूनियन बैंक में थोड़ा सा डिप के बाद तेजी करे तो एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है इन स्टॉक्स में। इस बीच 18,264 के लेवल्स पर 121 अंकों के नुकसान पर आपको निफ्टी खड़ा दिखाई देगा। मिड कैप्स की हालत अब खस्ता होती हुई 300 पॉइंट के नुकसान पर मिड कैप इंडेक्स है। तो निफ्टी बैंक में लो से कुछ रिकवरी आई, लेकिन प्रेशर कायम है मिड कैप इंडेक्स पर। मोड़ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद बात करेंगे कि 2023 का साल मार्केट के लिए कैसा साबित होता हुआ दिखाई देगा और म्यूचुअल फंड्स कैसे अप्रोच करने वाले हैं इस नए साल को। हमारे साथ सुंदरम म्यूचुअल फंड के सुब्रमण्यम साहब जुड़ेंगे ब्रेक के ठीक बाद। आप देख रहे हैं यहाँ पर कमाई का अड्डा और भारतीय बाजारों में आज बिकवाली का दबाव क्लियरली कायम है। 18,237 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ।
एशिया में तस्वीर कैसी थी वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और साथ ही आपको दिखा देते हैं कि डाउ और नैस्डैक के फ्यूचर्स कैसे ट्रेड करते हुए दिखाई दिए हैं। तो आज निकेई में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली, लेकिन हांगकांग के मार्केट में तो तेजी देखी जा रही थी, स्पेशली फर्स्ट हाफ ऑफ द ट्रेड में जब हम उसको मैप एक्टिवली कर रहे थे। ये देखिए करीब 65 पॉइंट की बढ़त पर वो इंडेक्स जाकर टिका है। लेकिन डाउ फ्यूचर्स क्या आपके लिए पेश करेंगे आज शाम को, वहां से अगला क्यूडी जरूर लिया जाएगा, कंसिडरिंग कल एक अच्छी डिसेंट रिकवरी देखने को मिली थी। डाउ फ्यूचर्स तो 200 पॉइंट ऊपर और नैस्डैक 75 पॉइंट की बढ़त पर, उसके बावजूद हमारा हाल थोड़ा सा बिगड़ता हुआ। अब बेसिकली सवाल यही है कि 2023 का साल कैसा साबित होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 2022 अपने चैलेंजेस के साथ आया है। अक्रॉस द ईयर हमने देखा है दरों में इजाफा, रिसेशन की खूब बातचीत और अब ईयर एंड की तरफ फिर से कोविड का डर। कैसे अप्रोच करें इस मार्केट को और म्यूचुअल फंड्स का नजरिया क्या रहेगा 2023 के साल के लिए? हमारे साथ सुंदरम म्यूचुअल फंड के सुनील सुब्रमण्यम जुड़ गए। सुनील जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। अब 2022 खत्म ही हो रहा था कि ये कोविड की क्राइसिस फिर से अलग अलग देशों से उभरती हुई दिखाई दे रही है, जो मार्केट्स को स्पूक कर रही है। ये थोड़े से डाउन टर्न पर ईयर एंड होने वाला है। देखिए, वो एक अनएक्सपेक्टेड विषय था कि कोविड सडनली अपना सर उठाएगा, तो ये इसके कारण थोड़ी मार्केट में न्यूज के कारण थोड़ी डरावट आ गई है, मगर ये शॉर्ट टर्म है। बिकॉज याद रखिए, वर्ल्ड ने बहुत प्रोग्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ ट्रीटिंग कोविड, तो उस हिसाब से ये वाली जो कोविड आती है तो थोड़ी बहुत आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन या ऐसी कोई विषय नहीं हो सकती है, एक कंट्रोल में होगी। एक सीवियर इन्फ्लुएंजा की तरह ये वायरस अभी उसको ट्रीट किया जाएगा, और मेरे ख्याल में कुछ क्राइसिस वाली सिचुएशन नहीं है। खाली ये चीज है कि जो एक वर्ल्ड ने सोचा था कि दुनिया ने कि हम कोविड से पार गए हैं, वो शायद बात अभी नहीं बनी, थोड़ी बहुत पॉकेट्स में कोविड उभर सकती है। तो ये एक कंसर्न वाली विषय है, मगर एक बहुत डीप कंसर्न मैं नहीं कहूंगा। अभी फार्मास्यूटिकली हम बहुत एडवांस्ड है इन टर्म्स ऑफ कोविड की ट्रीटमेंट के तरफ। का जो इंट्राडे करेक्शन है, फिर एक क्या बड़ा मौका है? क्या आपके फंड्स ने आज बड़े पैमाने पर पोजीशंस और ऐड की हैं? देखिए, म्यूचुअल फंड के बारे में ये चीज है कि ज्यादा कैश तो नहीं रखते हैं ना, 5 से 6% ही रखते हैं, तो खरीदारी करने के लिए किसको चीज को बेचना पड़ता है ना, तो अगर हमने कुछ बेचा है तो ही खरीद पाएंगे। तो हम तो जनरली एक बुलिश ट्रेंड में रहे हैं, फुली डिप्लॉयड स्टेटस में है ज्यादातर। खाली हमें न्यू फंड ऑफर में कुछ 10-20% का कैश है, तो उसमें जरूर हमने बाइंग किया होगा। मगर क्या है कि जो सेक्टर्स में करेक्शन आती है या जो उसमें बाउंस बैक आती है, हमारे लिए फर्क ये पड़ता है कि 3 से 5 साल में कौन सा सेक्टर अच्छा करेगा। तो जैसे कोविड का सर उभर रहा है तो शायद फार्मा में एक अपटेक दिखा, बट फार्मा में हम अंडरवेट है, क्योंकि ओवरऑल लॉन्ग टर्म में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, जो कि एक रिसेशन में उसको लिए डाउन टर्न ही दिख रहा है, तो हमने जाके फार्मा को जरूरी खरीद नहीं समझा। तो वैसी बात है कि हर चीज जो गिरती है उसको जाके नहीं खरीदेंगे। जहां पे जैसे कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी स्पेस समझिए, ऑटो समझिए, वहां पे हमारी फ्यूचर आउटलुक बहुत बढ़िया है, तो वहां पे कुछ भी करेक्शन आता है तो जरूर हम एक्यूमुलेट करते रहेंगे, और इंफ्रा स्पेस में भी। तो हमारी आउटलुक होगी कि जहां पे हमारी आउटलुक स्ट्रांग है स्टॉक या सेक्टर के ऊपर, वहां पे करेक्शन आती है तो उस चीज में खरीदारी करेंगे। मार्केट सडनली अपनी आउटलुक को एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, जैसे आईटी में थोड़ी बाउंस बैक, फार्मा, तो उसके पीछे हम भागेंगे नहीं। मतलब सुनिए सर, अगर मैं मोटे तौर पे पूछूं 2023 के लिए आपका आउटलुक, क्या इक्विटीज के पास बहुत शानदार तरीके से एक अच्छे रिटर्न्स देने का मौका होगा या नहीं होगा? मतलब अपनी जो एक्सपेक्टेशन है उनको थोड़ा धरातल पे रखना चाहिए, देखते हुए कि चैलेंजेस बहुत सारे हैं और रेट्स काफी हाई हैं, डेट पे काफी अच्छा और सिक्योर मनी अगर आप देखें इन्वेस्टर्स को मिलेगी, तो क्या इक्विटी से अपनी जरा थोड़ी मॉडरेट एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए इस बार 2023 के लिए? देखिए, 2022 में आपको सिंगल डिजिट रिटर्न ही मिला है ना मार्केट से, तो मेरे ख्याल में 2023 में आपको एटलीस्ट 12 to 15% का रिटर्न मिलेगा मार्केट से। तो उसको आप किस हिसाब से समझेंगे? शानदार नहीं है समझेंगे, अरे 20-25 आना था तो बात अलग है, मगर इस साल 5% बना, अगले साल 15% बना, तो 3 गुना बना, तो बहुत शानदार भी कह सकते हैं। और फिक्स्ड टर्म की बात की ना, तो 2 चीज है ना, फिक्स्ड टर्म के लिए ये साल अच्छा रहेगा, क्योंकि राइजिंग इंटरेस्ट रेट में आपको टारगेट मैच्योरिटी जैसी प्रोडक्ट्स में आपको 7, 7.25, 7.5 तक लॉक इन कर सकते हैं। मगर याद रखिए कि टैक्सेशन के हिसाब से 3 साल आपको लॉक इन रहना पड़ेगा। तो अगर 3 साल के लिए आपको 7.5% से आपको
खुशी है और आप उसको एफडी के हिसाब से कंपेयर करें तो ठीक है, मगर 3 साल में आपको इक्विटी दुगना रिटर्न दे सकता है जो कि आपको फिक्स इनकम इस साल के लिए दे रहा है, क्योंकि अगले साल का और उसके बाद वाला साल का फिक्स इनकम आउटलुक आज नहीं बता सकते। तो मैं फिर भी कहूंगा कि एसेट एलोकेशन की डिसीजन इस हिसाब से नहीं होनी चाहिए कि इस साल में कौन सी एसेट क्लास बेटर रहनी चाहिए। होनी चाहिए कि आपके पास ऑल्टरनेटिव्स क्या है, क्या रिस्क पैसा है, आपके रिस्क लेने वाला पैसा है तो इक्विटी में ही लगाइए, आपको स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट रिटर्न मिल सकते हैं अगले साल। वेयरएज फिक्स्ड इनकम में आपको बैंक एफडी के खिलाफ, क्योंकि टैक्सेशन और इंडेक्सेशन का एडवांटेज आता है, तो फिक्स्ड इनकम में जो एलोकेशन करते हैं उसके अंदर आप म्यूचुअल फंड की फिक्स्ड इनकम को प्रेफरेंस दे सकते हैं कंपेयर टू बैंक एफडी। सो वो मैं कहूंगा कि आपकी इंडिविजुअल एसेट एलोकेशन तौर पर आपको निवेश करना चाहिए, वो पहली बात। दूसरी बात आपने कही कि मैं कह रहा हूं कि 12 से 15% रिटर्न आ सकता है, किस हिसाब से कह रहा हूं मैं, क्योंकि जो वर्ल्ड की जो स्थिति है एक रिसेशन वाली, उसमें अभी क्लैरिटी नहीं है कि ये सॉफ्ट रिसेशन होने वाली है हार्ड। सॉफ्ट माने चाहे समझिए 3-4 क्वार्टर के लिए एक स्लो डाउन, एक 2-3 क्वार्टर के लिए नेगेटिव, उसके बाद बाउंस बैक इक्वली शार्प, या फिर लॉन्ग हार्ड रिसेशन माने आपको शायद साल 1.5 साल के लिए ये डाउनटर्न से बाहर निकल नहीं पाएंगे। उसमें बहुत फर्क होगा, क्योंकि अगर बाउंस बैक होता है तो वापस रिस्क के ऊपर पैसा आने लगेगा, नंबर 1। नंबर 2 की रेट हाइक, अब क्या कह रहे हैं मार्केट के 5, 5.25 की यूएस की रेट हाइक, तो अनदर 50-70 बेसिस पॉइंट्स का, फिर एक पॉज फॉर 6 मंथ्स। इस हिसाब से इंडिया के लिए पैसा, मैं कहूंगा कि आपको तेल के दाम के ऊपर डिपेंड करता है। तो मार्केट की हालत में, इंडियन इकोनॉमी की हालत में ज्यादा दिक्कत मैं नहीं देख रहा हूं। 6% की ग्रोथ अभी आईएमएफ ने प्रोजेक्ट किया है, शायद वो 5.5 तक भी गिर सकती है, फिर भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड होंगे। तो रिस्क कैपिटल का एलोकेशन इंडिया को मिलना चाहिए, मगर उतना कैपिटल इस तरफ आएगा वो तेल के ऊपर डिपेंडेंट है। तेल की दाम अगर नहीं गिरती है तो इंडिया में कैपिटल फ्लोज कम आएंगे, और तेल गिरने की एक दिखा रहा है डायरेक्शन, तो जबरदस्त पैसा आ सकता है। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर अक्टूबर की बात करें, थोड़ी बहुत हिस्ट्री में जाए हम, तो अक्टूबर 2021 से जून इस साल में आपने देखा कि तेल के दाम 60 से 125 जब चली गई थी तो 2.5 लाख करोड़ का पैसा इंडिया से बाहर गया था एफआईएस की आउटफ्लोज के जरिए। मगर उसके पहले वाले टाइम, कोविड के टाइम में करीबन 3 लाख करोड़ पैसा आया था जब तेल की दाम गिर रही थी। अब वापस जब अपने जुलाई से तेल की दाम में गिरावट 125 से 80 के दौर देखा, तो करीबन 1 लाख से थोड़ा कम 90,000 करोड़ का पैसा वापस आया। तो मेरा कहना है कि और 1.5 लाख करोड़ एफआई का पैसा जो इंडिया में था 1 साल पहले, वो वापस आने के लिए तेल की दाम की डायरेक्शन से वो आ सकती है। तो अगर समझिए अब क्या सिचुएशन है कि यूएस ने प्राइस कैप डाला, फिर रशिया ने बताया कि जो कंट्रीज प्राइस कैप को अडॉप्ट करने वाले, मैं उसको तेल नहीं दूंगा, तो वो तेल का डिमांड सऊदी अरेबिया को शिफ्ट करे, तो ओपेक अपना स्टांस मजबूत करके तेल को ज्यादा गिरने नहीं दे रही है। इसमें दूसरा हाथ जो बनता है वो है, अब ठंड का वक्त है, विंटर्स का टाइम है यूरोप और यूएस में, तो तेल की डिमांड भी ज्यादा होती है हीटिंग के लिए। तो मेरे ख्याल में 2-3 महीने ऐसी हालत होगी, मगर मार्च के बाद अगर यूएस का रेट हाइक भी 5.25 पहुंचता है और एक स्लोडाउन भी जारी दिखती है, तो समर के आने के कारण और वर्ल्ड की स्लोडाउन के कारण तेल की दाम में गिरावट अगर जबरदस्त दिख रही है और 80 से 70 और 60 तक जाने की, तो ये जो 1.5 लाख करोड़ का पैसा एफआई का आएगा वापस, तो हमारी डोमेस्टिक एसआईपी की फ्लोज भी मजबूत है, तो मार्केट न्यू लाइफ टाइम हाइस पहुंच सकता है 2023 में। तो खाली एक चीज, स्लो हार्ड सॉफ्ट रिसेशन या हार्ड रिसेशन, और उसके ऊपर तेल के ऊपर जो असर दाम का, वो डिसाइड करेगा कि आपको बहुत बेहतर शानदार रिटर्न 18-20% तक आएगा या 12-15% के नॉमिनल जीडीपी के साथ रिटर्न्स आपको मिलेंगे। ये डिसाइड करेगा 2023 वाली बात। तो तेल के दाम को मन में रखिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ तेल की दाम, नॉट द एक्चुअल प्राइस जो चल रहा है आज। ओके, तो एक्सपेक्टेशन के आगे और गिरावट देखने को मिलेगी, उस लिहाज से एक ट्रेड बनाया जा सकता है। अच्छा सुनील जी, आपके लिए टॉप आइडियाज क्या होंगे 2023 में? क्या वो सेक्टर्स होंगे जो 22 में चले नहीं, या फिर वो सेक्टर्स होंगे जो चले और वहां पर और स्कोप है तेजी का? देखिए, मैं 3 शब्द में आपको कहूंगा। एक है डोमेस्टिक ओरिएंटेशन, सेकंड है मल्टी कैप पोर्टफोलियो, और तीसरी बात है मैं कहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड आइटम्स, तो इंडस्ट्रियल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमेंट, स्टील, उस पे ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो
स्टील एक कमोडिटी में बनती है, तो शायद लास्ट ईयर उसमें गिरावट, तो इस साल में उसमें बढ़ा पा सकती है, वो एक कॉन्ट्रा होगा। इसके अंदर एक ओवरआर्चिंग थीम होगी बैंकिंग, क्योंकि कॉर्पोरेट डिमांड की पिकअप इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कॉर्पोरेट लोन्स की पिकअप, इसलिए पीएसयू बैंक्स में दो तेजी देख रहे हैं, बिकॉज कॉर्पोरेट लेंडिंग में उनका एक एडवांटेज होता है, उनके रीच और उनकी कैपेसिटी टू लेंड टू कॉर्पोरेट्स बहुत ज्यादा होती है। प्राइवेट सेक्टर थोड़ा डरता है लार्ज कॉर्पोरेट एक्सपोर्ट लेने से। तो मेरे ख्याल में जो सेक्टर्स परफॉर्म करेगी, मेरे लिए बैंकिंग सेक्टर खास रहेगी, और इंफ्रा और बिल्डिंग मटेरियल्स, वो सब चीज के जो सेक्टर्स जुड़े होते हैं उसके साथ। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस के अंदर मैं ऑटो और हाउसिंग में पॉजिटिव हूं, और समर तक वेट करूंगा कि या रेफ्रिजरेटर कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में अगर ये समर एक बहुत बढ़िया समर रहता है, क्योंकि 2 समर्स कोविड के कारण वॉश आउट रहे हैं, तो उसको मैं वॉच करूंगा। आज थोड़े वैल्यूएशन बढ़ गए वो एंटिसिपेशन में, मगर एस अप्रैल मई में हमको डिमांड की स्थिति दिखती है, अगर उधर बहुत जबरदस्त दिख रहा है तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी भी बहुत बड़ा स्पेस होगा जहां पे हम ध्यान देंगे। तो समराइज, बैंकिंग टॉप पिक होगा, उसके बाद इंडस्ट्रियल्स जुड़े हुए सेक्टर्स, और तीसरी होगी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में मुझे याद है आप पहले टू व्हीलर्स का भी खूब जिक्र करते थे, लेकिन दैट्स अ स्टोरी दैट्स रियली नॉट टेकन ऑफ। तो वहां पर कब आपको लग रहा है थोड़ी सी रोशनी आती हुई दिखाई देगी? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिकवर? आई थिंक ये रबी के फसल से रूरल डिमांड, ठीक है, टू व्हीलर ज्यादातर रूरल डिमांड के ऊपर चलती है, राइट? तो उस हिसाब से मैं कहूंगा कि रूरल का आपको मन में रखना चाहिए स्थिति, और रूरल में अगर डिमांड बढ़ता है तो टू व्हीलर का डिमांड उसके साथ जुड़ा होता है, बिकॉज इट इज द फर्स्ट एंट्री लेवल पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, राइट? तो हर फार्मर या फार्मर रिलेटेड इसमें वो होती है पहली खरीदारी। तो मेरे लिए रूरल डिमांड का, रूरल वेज में ऑलरेडी हम देख रहे हैं थोड़ी बढ़त है, तो मेरे लिए रूरल डिमांड की स्टोरी विल ड्राइव द टू व्हीलर स्टोरी, दैट्स नंबर 1। और रूरल में ना ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज्यादा नहीं टिकेगा, उधर उनको ज्यादा उसके बारे में फिक्र नहीं है, उनको लोड कैरिंग व्हीकल्स जिससे वो रफ रोड्स के ऊपर अपना गाड़ी चला सकते हैं उसके ऊपर होगा। तो मैं उधर एक कन्वेंशनल आईसी इंजन टू व्हीलर का ही ग्रोथ आगे सामने देख रहा हूँ। अर्बन में आपको ये ई व्हीकल्स और उसके साथ थोड़ा ये होगा आगे पीछे, तो टू व्हीलर में वही मेरे को क्लैरिटी ऑन रूरल डिमांड वही चाहिए। क्लैरिटी और रूरल डिमांड जब आएगी तभी दरअसल टू व्हीलर्स में मन बनेगा तेजी का। अच्छा सुब्रमण्यम जी, जब आपसे पिछली बारी मेरी बात हुई थी आप स्टूडियो में थे, अब अगला कुछ प्लान बन रहा है क्या, या फिर ये नेक्स्ट ईयर ही आपके दर्शन होंगे? नहीं, मेरे को छुट्टी तो लेने दीजिए ना। आप छुट्टी पर आए थे? मुझे तो लगा उस दिन आप क्लाइंट मीटिंग पे आए थे। वो नो आज नहीं। अच्छा नहीं, ये ऑफ कोर्स अभी ईयर एंड का मेरे को छुट्टी लेने दो, उसके बाद आऊंगा जनवरी में। तो ये कोविड का कमबैक आपके छुट्टी के प्लान्स को वॉश आउट नहीं कर रहा है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं फॉरेस्ट के अंदर जा रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश। अरे वेरी गुड सर, हैव अ ग्रेट हॉलिडे एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपसे फिर 2023 में फिर मुलाकात होगी एंड वी लुक फॉरवर्ड टू एन अपडेट कि अरुणाचल के फॉरेस्ट में आपको क्या दिखा और कितना मजा आया। टू बी वेरी कोल्ड, तो उसकी तैयारी कर लीजिएगा आप प्लीज। हैव अ ग्रेट हॉलिडे, हैव अ ग्रेट हॉलिडे सर। आपको और आपके निवेशकों को भी शुभकामनाएं, नई साल की, साल मुबारक हो एडवांस में। चलिए, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। अब सर से उनको छुट्टी सेलिब्रेट कर देते हैं। वीरू डिस्ट्रैक्ट हो गए ये सुन के कि अरुणाचल के जंगलों में जा रहे हैं। मेरा अरुणाचल एक तो पेंडिंग बहुत, है। हाँ बहुत बड़ा, मेरा बढ़िया अरुणाचल होगा। एक पेंडिंग है। मैं इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट काफी घूमी हूँ, बट अरुणाचल नहीं गई हूँ। नहीं, मैं सिक्किम गया हूँ, लेकिन मेरा भी अरुणाचल लेकर आप देखें एक ड्यू है। बाकी सब मैं घूम चुका हूँ, पहाड़ वगैरह। लेकिन इस बीच अगर आप देखें, अब बाजार जो है वो सिंक हो रहा है। इट्स 18,200 और 42,596, याद रखिएगा। इसका मतलब ये है कि आज निफ्टी बैंक ने बहुत बड़े फ्रैक्शन से 20 डिमा के नीचे क्लोजिंग देने जा रहा है, और निफ्टी आज भले ही 50 डिमा के ऊपर क्लोज हो रहा है, बट ऑप्शन सेटअप बिल्कुल कभी अच्छा नहीं है। जरा प्लीज डायरेक्टर साहब, इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट की जिसकी कल एक्सपायरी होनी है, याद रखिएगा गुरुवार यानी 22 दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट की कल एक्सपायरी होनी है। एक बार देखिए, करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ नहीं है अभी। एक ऑलरेडी स्विंग आ चुका है, तो अब यहाँ पे खामखा का जोखिम नहीं लेंगे। कल सुबह फिर बात करेंगे एग्जैक्टली, अगर आप देखें क्या करना चाहिए। पर आपकी स्क्रीन पे 6 स्ट्राइक्स आएंगी, उसमें ओहो आप देखिए 18,300 पे, जो क्लोजिंग बेसिस पे अब तक हम वॉलेट नहीं कर रहे थे। इस बाजार ने पिछले 3 दिन में क्या किया है, 4 दिन में किया है, या फिर 5 दिन में क्या किया है, समझ लीजिएगा। स्क्रीन पे रखिएगा इसको। 15 दिसंबर से लेकर 16
फिर उसके बाद 19, 20 और 21 हर दिन निफ्टी का लो नया है। हायर मतलब जो लोअर लोज जो हैं वो निफ्टी पे विजिबल हैं। और आप देखिए आज पुट कॉल राइटर्स और नीचे आ गए। आज जहां पे कल पुट राइटर्स थे 18,300 पे वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे, वहां पे आज कॉल राइटर्स आ गए। ओआई चेंज 62 1.17 सीआर का, यानी जो शॉर्ट है वो शॉर्ट जा सकता है। आई थिंक मैं हालांकि रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, बट क्योंकि आज की तारीख में हर दिन को दूसरे पर्सपेक्टिव से अप्रोच करना चाहिए। बट ये क्लियर है कि ये एक ब्रेकडाउन स्केल पे है। पुट राइटर्स इवन 18,100 वो एग्जिट करता हुआ, 18,000 का पुट राइटर 77 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, वो फिर भी खड़ा हुआ है इसलिए क्योंकि कल एक्सपायरी है। बाकी 17,900 अगर आप देखें यहाँ पर करीब 40 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। बैंक निफ्टी में आज मेजर डैमेज हुआ है, 20 डे में वॉलेट हुआ है। और याद रखिएगा 20 डे में वॉलेट हुआ है 13 अक्टूबर के बाद, पहली बार 13 अक्टूबर इस वर्ष, मतलब लगभग 3 सीरीज के बाद निफ्टी बैंक ने अपना 20 डे एक्सपेंशन एवरेज क्लोजिंग बेसिस पे वॉलेट किया। लुक एट 42,800, 42,900, 43,000, यहाँ पे 14, 17, लगभग 31 और उसके बाद अगर आप देखें तो करीब 26। तो मोटा मोटी आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे 60 लाख कॉल बिकी हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि ये ब्रेकडाउन, ये पूरा एंटायर रेंज 42800, 42900, 43000, ये 20 डेमा की रेंज थी जो कि हमने वॉलेट कर दी। और पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं है। और अगर आप कॉल राइटर्स के आउटस्टैंडिंग वाई की तुलना में देखें, टोटल आउटस्टैंडिंग वाई की तुलना में, तो पुट राइटर्स का अगर आप देखें 42,500 पे 25 लाख का, 42,000 पे 26 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है। लेकिन शायद ये क्लोजिंग अगर आप देखें बहुत खराब होगी इन टर्म्स ऑफ एवरेजेस। दोनों इंडस्ट्रीज ने अपने क्रिटिकल एवरेजेस को वॉलेट किया है। अब एक काम करते हैं, BTST ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। देखिए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्या है, बिकॉज ऑफ कोविड फियर्स आप डे लो पे क्लोज हो रहे हैं, बट दो चीज़ें बिल्कुल उल्टा है। एक देख लीजिए निफ्टी IT को 200 पॉइंट ऊपर है, बहुत आई थिंक ये पेन में था। आज ये जब सब पेन में है तो गेन में है। और डाउ फ्यूचर्स ऑन द कॉन्ट्रैरी 259 पॉइंट्स, 259 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए। मानस, अब आपको पासा फेंकना है अपना, बताइए कुछ लेंगे या नहीं? आपका कन्विक्शन कॉल कल के लिए, मोमेंटम कॉल। जी, तो देखिए लेंगे, लेकिन पुट ऑप्शन लेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक एक ऐसे स्टॉक है जो लगातार 3-4 दिन से अगर आप देखिए तो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा था, उसको ब्रीच करने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन आज बहुत क्लियर ब्रेकडाउन देखने को मिला है, 200 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुए हैं। तो फ्यूचर में नहीं, लेकिन पुट ऑप्शन के जरिए इस मंदी को प्ले करेंगे। थोड़ा सा आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन है 1800 वाला पुट ऑप्शन, वहां पर खरीदारी करेंगे। 1800 का पुट ऑप्शन कोटक महिंद्रा बैंक का 13 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे। 6 रुपए के स्टॉप लॉस लगाएंगे और 30 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, तो कोटक महिंद्रा बैंक में एक अपॉर्चुनिटी इस समय ट्रेड की, आप तेजी की पोजीशंस लेकर चलें। राजेश सातपुते, आपका ट्रेड? अच्छा जी, देखिए मुझे लगता है कि सीमेंट में अंबुजा सीमेंट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा यहाँ पे वीक हो चुका है। 50 DMA के नीचे यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो 550 का लेवल मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट लेवल था। तो 540 पे ट्रेड हो रहा है, तो इसे सेल करें 550 के स्टॉप लॉस के साथ। इसका टारगेट है 510। अगर आपको पुट ऑप्शन के द्वारा इसको ट्रेड करना है तो आप देखिए 540 यानी ATM पुट ऑप्शन करीबन 10 रुपए 50 पैसे पे मिल रहा है। अब इसे लेके जाइए, 540 का पुट ऑप्शन 10 रुपए के आसपास है, इसे लेके जाइए। स्टॉप लॉस रखे 7 का, टारगेट सेट करे करीबन 16 से 18 का। तो एक और पुट आपको सुझाया गया है। मैंने गलती से तेजी की पोजीशन, मैंने बोला, मेरा कहने का मतलब ये था कि कोटक महिंद्रा बैंक का पुट लेकर चले, वहां पर आपके हाथ में गेंस आते हुए दिखाई देंगे। तो वो एक STBT ट्रेड है, क्लियरली एक शॉर्ट साइड का ट्रेड मानस ने रेकमेंड किया, और अंबुजा सीमेंट पर भी एक शॉर्ट ही आया है। काबा जी, आप क्या करेंगे? स्टॉक मुझे लगता है सिप्ला अच्छा लगता है, अच्छी तेजी है, बहुत अच्छी बाइंग हो रही है। ट्रेड करा 1129 पर, 1150 जाना चाहिए। स्टॉप होगा 1120, ज्यादा नहीं है सिप्ला। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक तेजी वाला ट्रेड आता हुआ। अब बचा कौन? चंदन। हाँ चंदन जी, बताइए क्या ट्रेड होगा, तेजी या मंदी? देखिए बाजार का स्ट्रक्चर तो वापस थोड़ा बिगड़ा है, और इंडिया विक्स में स्पाइक के साथ निफ्टी लगातार पिछले 6 दिनों से लोअर लोज बना रहा है, तो रेजिस्टेंस ग्रेजुअली ऊपर है। बट अगेन इस माहौल में सिलेक्टिव फार्मा IT वर्क कर रहे हैं, तो मैंने काउंटर यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल सजेस्ट किया, और सिलेक्टिव हॉस्पिटल और फार्मा काउंटर बुलिश बायस रहेगा, तो उसी को ही मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा रेदर देन नई ज्यादा पोजीशन बनाने के लिए। तो यहाँ पे अब लगभग आपको 4680 का सपोर्ट रहेगा, 4900 के टारगेट रहेंगे।
तो अपोलो हॉस्पिटल पे मैं यहाँ पे पॉजिटिव की बायस रखूंगा। फिर भी यदि नेगेटिव बायस यदि रखना है तो मेरे हिसाब से पीवीआर काउंटर लाइक इंडिको या फिर ओबेरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टी, ये कुछ काउंटर हो सकते हैं जहाँ पे वीकनेस के दांव बने। बीटीएसटी सेट सारे पूरे हो गए ना हमारे, बस करांग सका बाकी है। अब ज्यादा देखिए, ज्यादा बात करने का इसलिए मन नहीं है क्योंकि आपके जितने डायमेंशंस हैं ना, अगर आप देखें वो हर तरफ फैले। कोई कुछ डाउ फ्यूचर्स, कुछ निफ्टी आईटी, कुछ बैंक निफ्टी, कुछ निफ्टी, कुछ एक अगर आप देखें डिसाइसिव कॉल लेना, याद रखिएगा, बहुत अगर आप देखें मुश्किल है यहाँ पे। अच्छा गौरांग जी, ये वर्क फ्रॉम होम के दिन फिर आएंगे क्या वापस लौट के? हर्षदा मुझसे ये पूछ रहे थे। क्षमा कीजिएगा, मुझे सुनाई नहीं दिया क्या पूछ। वर्क फ्रॉम होम के दिन वापस फिर आएंगे क्या? देख वीरेंद्र, मुझे नहीं लग रहा है कि परिस्थिति इतनी मतलब खराब होगी कि वर्क फ्रॉम होम फिर से लौट करके आएगा। कि अभी भी अगर आप देखें तो वो समय नहीं आया कि सब लोग फिर से ऑफिस से काम कर रहे हैं। आज भी कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक दैट वी शुड यहाँ पर बहुत गहराई से देखने की जरूरत नहीं है। ना ही मेरे ख्याल से किसी तरह की घबराहट खड़ी करने की जरूरत है। आई थिंक जैसे मैंने पहले टिप्पणी करी वीरेंद्र, कि सावधानी सबसे उचित चीज है रखना, क्योंकि अगर आपको परिस्थिति को नियंत्रण के बाहर नहीं जाने देना है। बट आई डोंट थिंक दैट फिर से आपका WFH यानी कि वर्क फ्रॉम होम फिर से शुरू होगा। आई थिंक वी विल गेट बैक टू नॉर्मलसी एज सून एज पॉसिबल। नहीं, वैसे वर्क फ्रॉम होम भी सावधानी का एक स्वरूप है। आई मीन वो भी अगर आप देखें एक प्रिवेंटिव मेजर है सर। मैं ऐसे ही पूछ रहा था बस। अगर आप देखें, देखिए वो समय लौट के ना आए घर में। अगर आप देखें बीवियों से बना के रखिए, कहीं 4-5 महीने और बिताने पड़ गए घर में ना, तो ऐसा वीरू दिल्ली में होते तो ये सब नहीं बोलते हैं, बॉम्बे में तो थोड़ी सी लिबर्टी ले रहे हैं। घर में टीवी ऑफ है इस वक्त, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे घर में टीवी ऑफ है इस वक्त। वीरू रिकॉर्डिंग तो कभी भिजवा जा सकती है, सोशल मीडिया पे नहीं जाएगा, चिंता मत कीजिए। अच्छा एक काम कीजिएगा, मानस कुछ कहना चाहते हैं? मानस का तो मेरे ख्याल से ऑफिस घर में ही है। ऑफिस मानस आपका घर में ही है ना? जी जी बिल्कुल घर में है, और आदत पड़ गई अब घर पे रहने की। तो वो जो आप कह रहे थे ना कि बीवी से बना के रखना चाहिए, बना के रखना चाहिए, तो वो हमेशा के लिए बना दिया मैंने। एक सीनियर जर्नलिस्ट है, मुझे मालूम है, उन्होंने सबसे पहले यही बात कही थी, तो मुझे बड़ी हंसी आई थी उसमें। 18191 और करीब 42,605। अच्छा एक दो स्टॉक्स और देख लीजिए जहाँ पे पेन है इस वक्त, और जहाँ पे हाल फिलहाल में शायद आप राइड कर रहे होंगे लॉन्ग्स को, और शायद लॉन्ग्स में आप ट्रैप भी हो सकते हैं वहाँ पे। एक स्टॉक लेके आइए, लेट्स ब्रिंग RBL बैंक। मैं काफ़ी देर से इस पर चर्चा करना चाह रहा था, चार्ट पे स्क्रीन पे लगा हुआ था। आज इसने फर्स्ट इंस्टेंस में बैकफुट पे आया है, 160 to 70 पे 10 डेमा को टेस्ट करता हुआ, क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज अपना 20 डेमा तोड़ दिया है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस बहुत ट्रिगर हुए हैं। इस पर एक व्यू लेता हूँ। मानस, RBL पे आपका व्यू क्या होगा? RBL बैंक ने आज बहुत क्लियर साइन दे दिया है रिवर्सल का, या तो मैं बोलूँ प्रॉफिट बुकिंग का। रिवर्सल का साइन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एटलीस्ट प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए। अगर आपने पहले लिया है और एक बढ़िया रैली देख ली है, तो RBL बैंक में एक बार प्रॉफिट बुक कर ले। अगर ये 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलेगा, 156 के नीचे फिसलेगा, तब फिर एग्रेसिव होकर शॉर्ट बनाएंगे। बट फिलहाल के लिए पैटर्न नेगेटिव लग रहा है, इसलिए एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना बेहतर आइडिया है। प्रॉफिट्स को एक बार कैश में कन्वर्ट कर देना यहाँ पे एक अच्छा विकल्प होगा। थोड़ा सा अगर आप देखें, वो स्टॉक्स जो बहुत चले थे हाल फिलहाल में, उन पे अपने आप को ट्रिम कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। री एंट्री का मौका डेफिनेटली मिलेगा। आप अगर सोच रहे हो कि सिर्फ आज 10 डेमा टेस्ट हुआ है, तो सुबह ये निफ्टी बैंक पे हो रहा था और क्लोजिंग में आते आते 20 डेमा वॉलेट हो गया, तो फटाफट चीज़ें बदलती हैं स्क्रीन पे, इसमें कोई राय नहीं है। अच्छा एक बास्केट और लेके आइए, लेट्स ब्रिंग टाटा केमिकल स्पेस। टाटा केमिकल मेरे स्क्रीन पे बहुत देर से इस स्टॉक में एक वॉलेटिलिटी सी विजिबल है, और टाटा केमिकल 964 ये स्टॉक इस वक्त आपकी स्क्रीन पर डे लो पर। और मुझे याद है पूरे के पूरे इस दौर में इसने एक जो फ्लैग का बेस था वो वॉलेट नहीं किया था 1029 का। चंदन आज फाइनली वो वॉलेट हो गया। फाइनली अगर आप देखें 200 डेमा वॉलेट हो गया। आपका व्यू टाटा केमिकल पे? बिल्कुल अभी नेगेटिव व्यू है टाटा केमिकल पे, और आप देखोगे बाजार जब रिकवर हो रहा था तब भी गिरा है, और जब बाजार गिर रहा है तो ये और स्पीड से गिरेगा। यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन के और साथ में शॉर्ट्स के नए बिल्टअप भी देखने को मिल रहे हैं। 3 दिन पहले इसने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया था लगभग 1000 के नीचे, और अब 1000 के नीचे बेस बनाने लग गया। आज का हाई भी 1000 से थोड़ा नीचे है, कल भी ऐसा ही हुआ था, परसों भी ऐसे हुआ था, और 1000 में कॉल राइटिंग भी यहाँ पे एक्टिव हो रही है काउंटर में।
तो कहीं ना कहीं आप बिकवाली के दौर यहाँ पे दे सकते हो। सेल ऑन बाउंस की रणनीति रहेगी। 990 का स्टॉप लॉस है, नीचे में 920 910 तक के रास्ते खुल रहे हैं टाटा केमिकल। 920 तक के रास्ते खुल रहे हैं टाटा केमिकल में, क्लियरली एक क्रैकडाउन देखने को मिला है। अच्छा, एक एनबीएफसी रेडार पर लेकर आते हैं। राजेश सातपुते, मन्नपुरम पर एक बार नजर डालिएगा, क्योंकि वॉल्यूम्स यहाँ पर पिकअप हो रहे हैं। 1.25% की बढ़त पर स्टॉक जाकर क्लोज होता दिखाई देगा। तेजी करेंगे क्या? हर्षद जी देखिए, ऊपर से हल्का हुआ है। अगर आप कैंडलस्टिक की बात करें तो हमें दूजी के जिस तरह से कैंडलस्टिक यहाँ पे पैन आउट हो रहा है, मेरे हिसाब से थोड़ा यहाँ पे मैं वेट करूंगा, क्योंकि ऊपर से यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए या लिक्विडेशन कह लीजिए, लेकिन एक बात तो है, ये अपने सपोर्ट को होल्ड किए हुए 115। तो अगर पोजीशन आपके पास है, मैं फ्रेश तो नहीं सजेस्ट करूंगा, लेकिन अगर पोजीशन है, क्योंकि 115 एक अच्छा सपोर्ट है, तो आप 115 के सपोर्ट में ध्यान में रखते हुए इसमें लॉन्ग में बने रहे 113 के स्टॉप लॉस के साथ। क्योंकि अगर बाजार भी स्टेबल होता है और रैली फिर से रिज्यूम होती है, तो ये फिर से 120 122 का स्तर आपको दिखा देगा। मन्नपुरम फाइनेंस आपकी स्क्रीन पर आप देखें 117.45 पर। एक बार गोल्ड प्राइसेस स्क्रीन पे लेके आएंगे एग्जैक्टली। आप देखें M6 पे गोल्ड क्या कर रहा है, गोल्ड सिल्वर प्रीशियस मेटल्स क्या कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। गोल्ड लेके आइएगा स्क्रीन पे। और आज सुबह से अगर आप देखें मुथूट, मन्नपुरम एक अच्छा स्विंग ले रहे थे, दैट्स बिकॉज ऑफ गोल्ड प्राइसेस। M6 गोल्ड लेके आइएगा, क्या ट्रेजेक्ट्री है वो देखने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से आई थिंक कमोडिटीज़ के रेट्स को देखेंगे, बट एक काम करते हैं उससे पहले जरा मैं आपको डेरिवेटिव्स की ब्रेथ बता देता हूँ। डेरिवेटिव्स की फाइनली ब्रेथ क्या है इस प्राइस डैमेज के साथ। लॉन्ग 16, आई मीन मतलब ही नहीं था। आई थिंक शॉर्ट 77 78 लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी कंप्लीट बैग ग्रिप आज करीब 150 160 करा देखें आपकी लॉन्ग अनवाइंडिंग। और शॉर्टिंग का आंकड़ा, शॉर्ट कवरिंग मात्र 23 में, लॉन्ग करीब 16 में। सबसे बड़ी शॉर्टिंग कहाँ पे हुई है, आइए देखते हैं एक एक करके स्टैट्स को। देखिए फार्मा, ये पूरा का पूरा स्पेस आज ग्लेनमार्क, डॉक्टर लाल, ग्रेनुअल्स और अपोलो हॉस्पिटल, सिप्ला, फार्मा अगर आप देखें दिन था इनका। शॉर्ट कवरिंग भी इसी स्पेस में विजिबल थी। मेट्रोपोलिस, दिवीज लैब, ल्यूपिन, बायोकॉन और ऑरविंदो फार्मा सब में 5, 4, 3, 3.25% का स्विंग था। तो एंटायर फार्मा जिसने आज शॉर्ट कवरिंग देखी, फ्रेश लॉन्ग देखा। लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ पे थी? इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, PNB, डेल्टा कॉप और GMR एयरपोर्ट, सब में लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। अंबुजा सीमेंट्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। देखिए इसमें से ज़्यादातर ट्रेड कौन से थे? डेल्टा कॉर्प हो गया, GMR हो गया, अंबुजा हो गया, इन सब में काफ़ी लॉन्ग राइड हो रहा था पिछले कुछ सेशन में। और शॉर्ट बिल्डअप है सिटी यूनियन बैंक, अदानी एंटरप्राइजेस। देखिए शॉर्ट बिल्डअप अदानी एंटरप्राइजेस में उस स्टॉक में है जिसने कल इस दौर का हाईएस्ट लेवल छुआ था। बाकी अगर आप देखें तो आई मीन कॉन्ट्रा टू कोविड याद रखिएगा, आई मीन इंडियन होटल्स, PVR, IDFC फर्स्ट बैंक, सॉरी और PVR, ये दो स्टॉक्स अगर आप देखें आज इनकी हैमरिंग हुई, तो स्थिति थोड़ी अगर आप देखें तो यहाँ पे खराब थी। जरा गोल्ड प्राइसेस स्क्रीन पे लेके आएंगे एक बार। जरा मैं जो देखना चाह रहा था गोल्ड एग्जैक्टली अगर आप देखें M6, यस गोल्ड M6 55,001, मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई 57,000 है ना मेरे ख्याल से। लास्ट कोविड वेव में मुझे याद है अच्छी तरीके से 2020 में 2020 में स्पुतनिक V के आने से ठीक पहले गोल्ड का हाईएस्ट लेवल था, इट वॉज 57,000। गौरांग बहुत संक्षेप में आपका व्यू हाउसिंग ये गोल्ड फाइनेंस कंपनीज पर ऐसे में? तो मुझे लग रहा है कि मन्नपुरम और मुथूट दो कंपनियां हैं जहां पर निवेश की राय है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको 15-20% आपको पोर्टफोलियो का जो हिस्सा है वो या तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या फिर गोल्ड ETF एक अलोकेशन बिल्कुल होना चाहिए। ओके, तो थोड़ा सा पैसा गोल्ड बॉन्ड या फिर गोल्ड ETF के जरिए आप निवेशित रखें, तो ऑफ कोर्स वो एसेट एलोकेशन भी थोड़ा होता है जो आपको करना चाहिए। वैसे ग्लोबली $1,800 के आसपास ही सोना ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक अपडेट आ रहा है, हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि वायदे बैंड में कुछ स्टॉक्स जो आ सकते हैं उसमें 2 नाम हैं। एक तो भेल, जिसमें आज सुबह में हमारी नजर गई थी, खुला मजबूत था, इंटरडे में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। लेकर आइएगा भेल का शेयर प्लीज। 93% की तक की पोजीशंस यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी है। और दूसरा अंबुजा सीमेंट, और अंबुजा सीमेंट पर मेरे ख्याल में एक ट्रेड था, पर अंबुजा सीमेंट में शॉर्ट का ट्रेड है, आई रिमेंबर दैट, जो मेरे ख्याल में राजेश सातपुते ने दिया था STBT के तौर पर। तो भेल और अंबुजा सीमेंट ये शायद बैन में जा सकते हैं।
जो बैन से निकलेंगे बाहर उसमें पीएनबी है, डेल्टा कॉर्प है और एचजीएनएफसी है, क्योंकि वहां पर पोजीशंस 90% से कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो शायद गुंजाइश है कि इन स्टॉक्स की बैन से बाहर निकलने की। एक बार आपके लिए फिर निफ्टी की चाल 18,200 के नीचे ही क्लोज होता हुआ दिखाई देगा। याद रखिए 18,207 ये टेस्ट हुआ और उसके बाद फ्री फॉल देखने को मिला है। ऊपर में आज 18,473 तक के लेवल्स देखने को मिले, तो क्रैक्स हैं। जो भी रिकवरी निफ्टी बैंक में आई थी वीरू, ऐसा समय था कि सिर्फ 500 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिली थी, अब वो फिर से इंटेंसिफाई होगी, 773 पॉइंट नीचे है। जी देखिए, अब आपका लीडिंग इंडिकेटर के तौर पे काम करेगा निफ्टी। पूछे क्यों? क्योंकि पहले निफ्टी ने 20 डे तोड़ा, निफ्टी बैंक ने उसे तोड़ने में हिचकिचाहट दिखाई, बट इस इवेंट ने आज जो डेवलपमेंट हुआ उसने अब निफ्टी को एक लीडिंग इंडिकेटर बना दिया है। क्योंकि अब पहले उसने वो एवरेज अगर आप देखें छू लिया 50 डे, तो कल अगर हम खुदा न खास्ता 50 डे के नीचे अपनी पारी की शुरुआत करते हैं तो पेन होगा। बस ये है कल एक फैक्टर थोड़ा सा जो हमारे हक में जा सकता है कि वो है वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी। अमूमन ऐसे दिन में 18,000 के अगर हम आसपास खुलते हैं, जिसके चांसेस थोड़ा से कम लग रहे हैं क्योंकि यूएस मार्केट थोड़ा ठीक ठाक अगर आप देखें दृश्य दिखा रहा है। लेकिन हर्षदा ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्रेजुअली यूएस के चार्ट्स पहले ही डिस्टर्ब है, कोविड फियर्स या क्या पता है यूएस में भी आज स्ट्राइक करें। नहीं, कोविड हाँ हो सकता है वीरू, क्योंकि जो भी डेटा कल निकल कर आया जिस पर भारत ने भी आज मीटिंग रखी है, उसमें चाइना, जापान, कोरिया, ये साउथ एशिया के देशों का नाम था। फिर साउथ अमेरिका में ब्राजील का नाम लिया गया और फिर अमेरिका का नाम लिया गया। तो वहां पर डेटा पॉइंट्स क्या उभर कर आते हैं उस पर नजरें होंगी। देखते हैं क्या क्लोज देखने को मिलेगा उस लिहाज से। अच्छा, एक बार फिर लेकर आए क्या तस्वीर डाउ फ्यूचर्स की? 240 ऊपर ही है ना डाउ, हाँ वहाँ पर कुछ ज्यादा। बट मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि क्या कोविड फियर्स उनको स्ट्राइक नहीं करेंगे क्या? सिर्फ क्या हमको ही स्ट्राइक करेंगे? ऐसा अगर आप देखें पॉसिबल नहीं है। चलिए एक दो स्टॉक्स आज के टॉप सेक्टोरियल ओआई को एक बार देख लें। आई मीन वो सेक्टर जिसने अगर आप देखें सबसे स्ट्रॉन्ग शॉर्ट विटनेस किया, ज्यादा इंडेक्स ने सबसे ज्यादा शॉर्ट विटनेस किया। लॉन्ग फार्मा ने 4.6% और अगर आप शॉर्ट की बात करें तो फिनेंस 3.9% और टेलीकॉम 3% और कैपिटल गुड्स 3.2%, बैंकिंग 3%। आई मीन ह्यूज शॉर्टिंग बाजार में आज हुई है। एक फार्मा, मात्र फार्मा और एक निफ्टी आईटी जो आज स्टेबल रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। टेक्नोलॉजी स्पेस में सबसे कम अगर आप देखें वो एडिशन हुआ और इनफैक्ट बिरला सॉफ्ट में शॉर्ट कवरिंग थी, कोफोर्ज में लॉन्ग बिल्डअप हुआ, बाकी एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस और इनमें लॉन्ग बिल्डअप देखा गया। तो आईटी थोड़ा सा कंफर्टेबल था आज। फार्मा के लिए दिन बेहद शानदार है, लेकिन पूरे बाजार के लिए दिन काफ़ी निराशाजनक। आइए इस क्लोजिंग को अब बड़ी वॉल पे समझते हैं हर्षदा के साथ। जी हाँ, एक थोड़ा बहुत वीकर ग्राउंड पर आज का क्लोज आता हुआ दिखाई दे रहा है। 18,200 के नीचे ही इंडेक्स आपको दिखाई देगा। 18,200 मुश्किल से आया है। एडजस्टेड क्लोज देखेंगे किन लेवल्स पर आती है। निफ्टी बैंक में दबाव 700 पॉइंट से ज्यादा का, वहां पर मिड कैप इंडेक्स 550 पॉइंट नीचे। आज गौर करिएगा, मेटल्स हो, ऑटो हो, सब में बिकवाली का दबाव बनता दिखाई दिया है। वहां पर गहरे क्रैक्स देखने को मिले हैं। लेकिन दूसरी तरफ तेजी जो थी वो डिफेंसिव काउंटर्स में, स्पेशली फार्मा इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि वहां पर अच्छा खासा मूव आया। 2.5% तक का 300 पॉइंट का इजाफा। और निफ्टी का आईटी गिरते बाजार में डिफेंसिव काउंटर्स का फिर से साथ आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अब की बारी एफएमसीजी ने सपोर्ट नहीं किया है। एफएमसीजी में कल परसों से ही मुनाफा वसूली शुरू होने लग गई थी। 400 पॉइंट नीचे दरअसल वो इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। मिड कैप्स में दबाव और इसी के चलते एडवांस डिक्लाइन रेशियो की तस्वीर पूरी तरह से बिगड़ी हुई। बढ़ने वाले सिर्फ 400 स्टॉक्स, 2400 से ज्यादा की गिरने वाले काउंटर्स रहे हैं। आपके सामने लेकर आते हैं हीट मैप, वहां पर साफ दिखाई देगा क्या कुछ आज सपोर्ट में था। तो डीवीज, सिप्ला, सनफार्मा क्या साथ साथ अपोलो हॉस्पिटल और डॉक्टर रेड्डीज, ये तेजी वाले ट्रेड्स। और फिर आईटी कंपनियों में एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, टीसीएस, इन्फोसिस रहे। विप्रो में हमने देखी थोड़ी सी सपोर्ट देखने को मिली। बजाज ऑटो फ्लैट, एसबीआई लाइफ फ्लैट। अदानी ग्रुप के पोर्ट और एंटरप्राइजेस दोनों में बिकवाली का दबाव हावी। आज बैंकों में हमने देखा एक बैकफुट पर ट्रेड बना है। आईसीआईसीआई बैंक हो, इंडसइंड बैंक हो, एक्सिस हो, कोटक हो, सब में बिकवाली का दबाव। और रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी प्रेशर बनता हुआ 1.5% तक की गिरावट। कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और वो जुड़े हुए हैं डायग्नोस्टिक स्पेस से। मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल, विजया डायग्नोस्टिक, थायरोकेयर, इन सब में एक तरफा तेजी देखने को मिली है आज के दिन। और जो कोविड की मार पड़ सकती है, फिटॉल ये कहर और बढ़ जाता है, तो इंडियन होटल्स का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जाते जाते, क्योंकि वहां पर भी आज हमने देखा
फिर से क्रैक्स आए, 4.5% तक का करेक्शन। ये है फिलहाल आपके लिए मार्केट का क्लोज 18,205। तो 18,200 को रिस्पेक्ट करके उन लेवल्स के आसपास हम टिके हैं और निफ्टी बैंक 42,654 के लेवल्स पर 700 पॉइंट के नुकसान पर जाकर टिका है। ये है आज का दिन, बेहद वॉलेटाइल और एक नेगेटिव डे मार्केट में दिखाया। सबसे बड़ा डैमेज हुआ है आज, याद रखिएगा, निफ्टी बैंक पे। कल 22 दिसंबर सेकेंड लास्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट की कल अगर आप देखें क्लोजिंग होनी है, मतलब मंथली एक्सपायरी से अगर आप देखें पहले की एक्सपायरी वीकली कॉन्ट्रैक्ट की, और 18,000 अभी तक तो स्क्रीन पे सिक्योर है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। डाउ फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पे अभी भी करीब 250 अंक ऊपर, और ये दिन दर्द में चल रहे दवा के लिए आज रहा। पूरा का पूरा फार्मा आज ऊपर। निफ्टी फार्मा इंडेक्स डायरेक्टर साहब लेके आइएगा। आज कोविड फियर्स ने इसको डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में ले जाके प्लेस कर दिया। चलिए, इस कार्यक्रम में फिलहाल कमाई का अड्डा में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी मॉर्निंग कॉल में। आशीष, मैं, हर्षदा और नीरज जी प्रस्तुत होंगे। जो भी समीकरण होगा सरल और एकदम ही अगर आप देखें सही अंदाज में पेश करने के लिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर टुमारो। नमस्कार।